हे टोनशिंग, वहीं रुकें। फैटी सू, हार मान लो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। आज फैट लास सू का बड़ा दिन था, लेकिन उसका पति वास्तव में उसकी शादी के दिन भाग गया। वह सचमुच गुस्से में थी। हे तोनशिंग को दियासलाई बनाने वाले ने धोखा दिया था। सिंघहुआ गांव में दो सू परिवार थे। उनमें से एक सुप्रसिद्ध सू परिवार था। उनके पूर्वज आम लोग थे और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि साफ सुथरी थी। जिस बेटी को उन्होंने जन्म दिया वह सुंदर थी और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वह शख्स थी जिससे गांव के सभी पुरुष शादी करना चाहते थे। हालांकि यह परिवार में शादी करने के लिए आकर्षक नहीं था, लेकिन अगर यह सू परिवार की खूबसूरत महिला थी तो यह स्वीकार्य था। इसके अलावा दूसरे पक्ष द्वारा दी गई सगाई की उपहार राशि वास्तव में उदार थी। यह कुल 20 टेल्स का था। उसके पढ़ने की आशा थी। कौन जानता था कि संस्कार के बाद उसे एहसास होगा कि उसने दूसरे सू परिवार में शादी कर ली है। फैटी सू के उग्र चेहरे को देखकर वह मरना चाहता था। यदि आपने मेरी सगाई का उपहार स्वीकार कर लिया है, तो आपको मेरा पति बनना होगा। आपके सपनों में। वह तोनशिंग बिना पीछे देखे भाग गया। फैटी सू पूरे गांव में हंसी का पात्र बन गया। उसने अपना कसाई चाकू उठाया और उसका पीछा किया, लेकिन वह फिसल गई और लड़खड़ा गई। उसका सिर दरवाजे से जोर से टकराया, जिससे एक बड़ा धक्का लगा। जब उसके जैविक पिता सू चेंग उसके घर पहुंचे, तो वह पहले ही दरवाजे पर बेहोश हो चुकी थी। सू चेंग भयभीत थी। वह अपनी बेहोश बेटी को गले लगाना चाहता था और एक दयालु पिता बनना चाहता था, लेकिन वह उसे ले जाने में सक्षम नहीं था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी का कंधा हिलाया। दया, पिताजी को मत डराओ, उठो, पिताजी। वह शहर भाग गया। यह उसका छोटा भाई सू एर्गो था। सू एर्गो के शब्दों को सुनकर फैट लास सू, जो अंततः जाग गई थी, ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गई। सू चेंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। क्या यह सिर्फ एक पति नहीं है? मैं तुम्हारे लिए एक का अपहरण कर लूंगा। सू चेंग ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था और अपनी बेटी के लिए पति ढूंढने के लिए तुरंत अपने बेटे को बाहर ले आए। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी उनकी बेटी को नहीं चाहेगा। पिता, सू एर्गो ने खाली गांव की ओर इशारा किया। लगता है ग्रामीणों ने दरवाजा बंद कर दिया है। सू चेंग स्तब्ध रह गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बेटे को शिकायत करने के लिए आधिकारिक सड़क पर ले आए। यह उनकी किस्मत ही थी कि उन्हें लड़ाई का सामना करना पड़ा। देखने से लगता है कि डाकुओं के एक समूह ने वहां से गुजर रहे एक व्यापारी को रोक लिया था। डाकुओं से निपटने के लिए केवल एक नकाबपोश गार्ड को छोड़कर व्यापारी भाग गया होगा। पिता और पुत्र कुछ ही दूर एक पहाड़ी पर छिप गए और आधिकारिक सड़क पर लड़ाई पर पूरा ध्यान दिया। पिताजी, हमें किसका अपहरण करना चाहिए? सू एर्गो ने घास के पीछे से पूछा। सू चेंग उसके बगल में लेट गया और चालाकी से कहा, वह जो सबसे अच्छा लड़ सकता है, उसकी कमर अच्छी है, और वह जन्म दे सकता है। सू एर्गो हैरान थी। क्या बच्चे को जन्म देना एक महिला का व्यवसाय नहीं है? सू चेंग ने अपने बेटे की ओर घूर कर देखा। अगर किसी पुरुष की कमर अच्छी नहीं है, तो क्या महिला बच्चे को जन्म दे सकती है? ओह, सू एर्गो समझ गया। एक दौर की लड़ाई के बाद नकाबपोश गार्ड ने 8 पहाड़ी डाकुओं को हरा दिया, लेकिन उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और थक गया। इसलिए जब सू पिता और पुत्र ने उस पर पीछे से घात लगाकर हमला किया, तो उसे एक बोरी में ढके होने से पहले जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही पिता पुत्र उसे ले जाने वाले थे, गाड़ी से सरसराहट की आवाज आई। क्या वहां कोई और था? सू चेंग ने सावधानी से अपना लकड़ी का चाकू निकाला और पर्दा खोल दिया। जब उसने गाड़ी में दृश्य देखा, तो वह तुरंत अवाक रह गया। सू परिवार में बड़े लाल शादी के बिस्तर पर सू जियाओक्सियाओ ने 8वीं बार धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे यकीन था कि वह सपना नहीं देख रही थी। वह वास्तव में स्थानांतरित हो गई थी। एक प्रतिष्ठित सैन्य डॉक्टर और बेहतरीन स्नाइपर से लेकर बिना ज्ञान वाले और 200 किलोग्राम से अधिक वजन वाले एक प्राचीन फैटी तक। वह न केवल आलसी थी, बल्कि गांव की बदमाश भी थी।
उसके पिता के लिए एक बदमाशी थी जिसका नाम सू चेंग था और उसके भाई के लिए एक बदमाशी थी जिसका नाम सू एर्गो था। तीनों के परिवार ने गांव में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। गौरतलब है कि उसके पिता और भाई उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ समय पहले वह पड़ोसी गांव के हे तोनशेंग नाम के एक व्यक्ति पर मोहित हो गई थी। पिता सू ने अपने परिवार की सारी बचत खर्च कर दी थी और दियासलाई बनाने वाले से हे परिवार से एक दामाद मांगने को कहा था। हे तोनशेंग के साथ आज उसका बड़ा दिन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हे तोनशेंग को दियासलाई बनाने वाले ने धोखा दिया होगा। मामला उजागर होने के बाद हे तोनशेंग ने उसे छोड़ दिया और शादी करके भाग गया। यह पहली बार था जब उसने किसी दूल्हे को अपनी शादी से भागते देखा था। कैसा दुर्लभ दृश्य है। हालांकि सू जियाओक्सियाओ को जिस बात ने वास्तव में आश्चर्यचकित किया वह यह अचानक हुई शादी नहीं थी, बल्कि यह था कि पिता सू वास्तव में अपनी बेटी की शादी के लिए दामाद खोजने के लिए गांव गए थे। क्या वह सचमुच उसके लिए एक आदमी पकड़ सकता है? जब सू चेंग और सू एर्गो घर लौटे तो सू जियाओक्सियाओ अपने मन में यादों को पचा रही थी। बेटी, तुम जाग रही हो। सू चेंग ने घर में प्रवेश किया और अपनी बेटी को बिस्तर पर अचंभित अवस्था में पड़ा हुआ पाया। वह दौड़कर आया और अपनी बेटी का गोल मटोल हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे इतना डरा दिया। भविष्य में कुछ भी बेवकूफी मत करना, समझे? वह उपनाम वाला बच्चा इसके लायक नहीं है। मैं उस बच्चे को काट डालूंगा और एक दिन सुअरों को खिला दूंगा। सू जियाओक्सियाओ को अपने नए परिवार की आदत नहीं थी। वो एक पल के लिए रुकी और बोली, मैं ठीक हूँ। सू चेंग ने गंभीर भाव से कहा, वास्तव में आप ठीक हैं। आप अब नहीं रो रहे हैं। क्या उसे अपने पिता के लिए दिखावा करना था और उपद्रव मचाना था? उसकी याद में फैटी सू सचमुच ऐसी ही थी। यदि वह नाखुश होती तो वह घर पर क्रोधित हो जाती और नखरे दिखाती। सू चेंग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे कभी भी सबक सिखाना बर्दाश्त नहीं कर सका। इससे फैटी सू का व्यक्तित्व और भी अधिक दबंग हो गया और उनका स्वभाव बेकाबू हो गया। सू जियाओक्सियाओ ने अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। मैंने इसके बारे में सोच लिया है। वह मेरे लिए काफी अच्छा नहीं है। आपको अगली बार इसे स्वयं करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे स्वयं करूंगा। कि मेरी बेटी है। सू चेंग बहुत संतुष्ट थी। वह बिस्तर पर बैठ गया और अपनी बेटी को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। पिताजी के पास अच्छी खबर और बुरी खबर है। आप पहले क्या सुनना चाहते हैं? दोनों में से एक। मैंने तुम्हारे लिए एक पति ढूंढ लिया है। वो ही टोनशिंग से 100 गुना बेहतर दिखता है। तुम्हें वह निश्चित रूप से पसंद आएगा। यीशु, क्या उसने सचमुच उसके लिए एक आदमी का अपहरण कर लिया था? वो आगे अपने व्यक्तित्व को कैसे बनाए रखेगी? फिर अच्छी खबर क्या है? उसने आश्चर्य से पूछा। सू चेंग ने अपनी बेटी को अजीब नजरों से देखा। क्या उन्होंने अभी जो कहा वह अच्छी खबर नहीं थी? इसे भूल जाओ। चूंकि उसकी बेटी ने सोचा कि जो आगे आएगा वह अच्छी खबर होगी, वह इसे स्वीकार कर लेगा। सू चेंग ने अपना गला साफ किया और अपने शब्द बदल दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी खबर यह है कि तुम्हें अब और बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। मेरे दामाद ने पहले ही हमें बच्चे दे दिए हैं। सू जियाओक्सियाओ का दम घुट गया। उनका इससे क्या मतलब था? क्या इस परिवार में कोई ऐसा था जो सामान्य था? सू चेंग ने अपना हाथ उठाया। एर्गो, उसे अंदर लाओ। अरे, हम आ रहे हैं। सू एर्गो सहमत हो गया और उसने अपनी बहन का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। सू जियाओक्सियाओ ने पीछे मुड़कर देखा, एक या दो नहीं, बल्कि 3 प्यारे छोटे बच्चे अपने बैग के साथ एक पंक्ति में खड़े थे। उन्हें उनके भाई सू एर्गो द्वारा ले जाया गया था। बूढ़े पिता सू ने अपने हाथ फैलाए और हंसे। क्या आप आश्चर्यचकित हैं कि आपको 3 मुफ्त चीजें मिली? सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गई। सू जियाओक्सियाओ को बहुत बुरा लगा। अपने स्थानांतरण के पहले दिन उसकी शादी आधी हो चुकी थी। क्या वह अपने पिछले जीवन में 27 साल तक अकेली रही थी क्योंकि वह कभी ऐसे कुशल पिता से नहीं मिली थी जिसने उसके लिए पति और बच्चों का अपहरण कर लिया हो? बेटी, बेटी, बेटी।
सू चेंग ने उसे बुलाया। सू जियाओक्सियाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो फिर बेहोश हो गई। ऐसा नहीं था कि उसकी मानसिक सहनशक्ति खराब थी, बल्कि अभी अभी गिरने के कारण उसके शरीर में हल्की चोट लगी थी। बच्चों की ओर देखने के लिए उसका सिर घुमाने की क्रिया बहुत जोरदार थी, जिससे वह बेहोश हो गई। पिताजी, मेरी बहन फिर से बेहोश क्यों हो गई? क्या वह डर गई थी? सू एर्गो ने चिंतित होकर पूछा। सू चेंग ने अपनी मोटी बेटी के खर्राटों को भी सुना और अपने बेटे को तिरस्कार से देखा। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? तुम्हारी बहन में जितनी हिम्मत है, उसे कौन डरा सकता है? वह खुश है। क्या तुमने अपनी बहन को यह कहते नहीं सुना कि यह अच्छी खबर है? सू एर्गो भ्रमित थी। क्या उसकी बहन का यही मतलब था? सू जियाओक्सियाओ दोपहर तक सोती रही। पिता सू घर पर नहीं थे। वो सू एर्गो और 3 बच्चों को लाल अंडे बांटने और रास्ते में उपहार राशि की एक लहर इकट्ठा करने के लिए गांव में लाया। गांव वाले हैरान और गुस्से में थे। वे इस बात से हैरान थे कि सू चेंग ने वास्तव में फैटी सू के लिए एक दामाद ढूंढ लिया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किस परिवार का बेटा इतना बदकिस्मत है। क्रोधित करने वाली बात यह थी कि जब ग्रामीण आमतौर पर भोज आयोजित करते थे, तो सू परिवार मुफ्त में सामान लेने आता था और उन्हें कभी तांबे का सिक्का नहीं देता था। अब उनके पास उनसे पैसे मांगने का साहस था। यह महज एक छिपी हुई डकैती थी। आप 3 भाग क्यों चाहते हैं? आंटी लियू ने उसे घूर कर देखा। वह सू परिवार के 3 अत्याचारियों से नहीं डरती थी। सू चेंग ने अहंकारपूर्वक अपनी ठुड्डी उठाई और अपने बेटे की ओर उंगली घुमाई। सू एर्गो ने बच्चों में से एक को उठाया और आत्मविश्वास से कहा, शादी के लिए पूरे महीने का जश्न और पहला जन्मदिन। आंटी लियू अवाक थी, छोटे बच्चे भी अवाक थे। दूसरी तरफ सू जियाओक्सियाओ को नहीं पता था कि डैडी सू परेशानी पैदा करने के लिए गांव गए थे। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और भूख से उसे चक्कर आ रहे थे। अपने पिछले जीवन में उन्होंने सेना में बहुत कड़ी ट्रेनिंग प्राप्त की थी। भूख प्रशिक्षण भी उनमें से एक था, लेकिन वो कमोबेश उसके मजबूत शरीर के कारण था। यह शरीर स्पष्ट रूप से भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे जल्द से जल्द खाने के लिए कुछ ढूंढना था। सू जियाओक्सियाओ रसोई में गई। हालांकि उसके पास मेजबान की यादें थीं, फिर भी जब उसने रसोई में कदम रखा तो सू जियाओक्सियाओ स्तब्ध रह गई। दीवारें टूट गई थीं, छत टपक रही थी और बर्तन टूट गए थे। जमीन पर टोकरी बिखरी हुई थी और सब्जियों के पत्ते और मिट्टी के शकरकंद जमीन पर बिखरे हुए थे। बर्तन में एक चिपचिपा काला पदार्थ भी था। सू जियाओक्सियाओ को अपनी आत्मा पर एक और हमला महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में वह ऐसी रसोई में प्रवेश भी नहीं करती थी, अंदर खाना खाना तो दूर की बात थी। सू जियाओक्सियाओ ने अपने पेट में तकलीफ सहन की और सामान पैक किया। आखिरकार गंदी रसोई को साफ करने से पहले उसने पूरे 1 घंटे तक खुद को व्यस्त रखा। सू जियाओक्सियाओ ने मकई नूडल्स का एक कटोरा, कुछ सफेद आटा, तली हुई चाइव्स और अंडे के साथ मिलाया। फिर उसने चिव्स को चर्बी में भून लिया और शकरकंद का सूप बनाने के लिए कुछ शकरकंद चुने। उनकी याद में मूल मेजबान के पास बड़ी मात्रा में मुख्य भोजन था, क्योंकि जब घर पर भोजन आवंटित किया जाता था तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी। मेजबान ने चावल खाया, जबकि फादर सू और उसके छोटे भाई ने दलिया खाया। मेजबान ने सफेद आटा खाया, जबकि पिता और पुत्र ने मकई के नूडल्स खाए। जहां तक और चर्बी की बात है, फादर सू और सू एर्गो ने लंबे समय से उनका स्वाद नहीं चखा था। सू जियाओक्सियाओ ने मूल रूप से 2 चाइव उठाए थे, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने एक वापस रख दिया। फिर उसने शकरकंद सूप का एक कटोरा निकाला और खाने के लिए रसोई में छोटे स्टूल पर बैठ गई। अचानक सामने वाले कमरे से दबी दबी सी आवाज आई। उसने मुंह सिकोड़ लिया, अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दी और घर की ओर चल दी। सबसे पहले उसने सोचा कि सू परिवार के बाकी सदस्य वापस आ गए हैं। जब वो कमरे में दाखिल हुई, तो उसे एहसास हुआ कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था, जैसे वह बिस्तर से गिर गया हो। अभी हंगामा ऐसे ही होना चाहिए। सू जियाओक्सियाओ ने उसका निरीक्षण करना जारी रखा। उस आदमी के कंधे चौड़े, पतली कमर और लंबा शरीर था।
उसके कपड़े उत्तम थे और यह अज्ञात था कि वे किस सामग्री से बने थे, लेकिन वे बेवजह एक महंगे कपड़े का आभास देते थे। उस आदमी की उंगलियां पतली और सुस्पष्ट थीं। उसकी हथेली पर घटते थे। एक मार्शल आर्टिस्ट सू जियाओक्सियाओ ने अपना प्रारंभिक निर्णय दिया। इसके अलावा सू जियाओक्सियाओ को अपने शरीर से खून की मोटी गंध का पता चला। क्या तुम्हें चोट लगी? अजीब बात है, सू परिवार में एक घायल व्यक्ति क्यों था? एक मिनट रुकिए, क्या वह दामाद हो सकता है जिसे पिता सू ने उसके लिए पकड़ा था? वह यह जानती थी, कोई उससे शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यदि उसका अपहरण भी कर लिया गया होता तो भी वह बच जाता। यदि यह गंभीर रूप से घायल व्यक्ति होता तो इसका कोई मतलब होता। सू जियाओक्सियाओ ने पलकें झपकाईं, नीचे बैठ गया और उसे पलट दिया। आखिरकार वो उसका पति था। उसे सामान की जांच करनी थी। हालांकि जब सू जियाओक्सियाओ की नजर उस अवर्णनीय चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या उसके पिता ने यह नहीं कहा कि वो हे टोनशेंग से 100 गुना बेहतर दिखता है? क्या वह यही था? यदि फादर सू यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से अपने सामने का दृश्य देखकर चौंक जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने उस आदमी का मुखौटा हटाया तो उसे स्पष्ट रूप से एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया जो दुनिया में अद्वितीय था। अन्यथा वो कभी भी बोझ वाला दामाद नहीं चाहेगा। उस आदमी की ऐसी हालत होने का कारण यह था कि अभी अभी जब वो गलती से गिरा था तो उसका चेहरा जमीन पर आ गया था। उसका चेहरा अब सूज गया था। सुअर का सिर। अरे नहीं, आदमी जाग रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि एक मोटी औरत उसके पैरों के बीच लेटी हुई है और चुपचाप उसके साथ कुछ कर रही है। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने अचानक उस पर हमला करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सू जियाओक्सियाओ उसकी चोटों की जांच कर रही थी जब उसे अचानक अपनी गर्दन पर एक जानलेवा आभा और ठंडक महसूस हुई। अपने पिछले जीवन में प्रशिक्षित युद्ध कौशल के साथ उसने अपनी गोल मटोल भुजा उठाई और चपलता के साथ दूसरे पक्ष की कलाई को अवरुद्ध कर दिया। वो आदमी तैयार लग रहा था और उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। अप्रत्याशित रूप से वो हिल नहीं सका। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका बायां हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं। आप कौन हैं? उसने बेरुखी से पूछा। सू जियाओक्सियाओ ने अपने वजन के लाभ पर भरोसा किया और उसकी दाहिनी बांह पर बैठ गई। हाथ पर पहाड़ लिए वह आदमी बोल नहीं सकता था। यह देखकर कि दूसरा पक्ष पलटवार करने की क्षमता पूरी तरह से खो चुका है, सू जियाओक्सियाओ ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसकी दूरदर्शिता थी और उसने उस आदमी को पहले ही बांध लिया। अन्यथा वो मरी नहीं तो अपंग हो जाती। क्या तुम अब भी मुझे चोट पहुंचाओगे? यदि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें खोल दूंगी। सू जियाओक्सियाओ ने उस आदमी से कहा। उस आदमी की बाह ने उसके जीवन का भार उठाया। उसने भौहें सिकोड़ ली और ठंडे पसीने में बोला, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? कहाँ? बाकी लोग कहाँ हैं? अन्य। ठीक है, मैं नहीं जानता। वह सचमुच नहीं जानती थी। जब वह उठी तो घर पर कोई नहीं था। जहाँ तक पहले दो प्रश्नों का प्रश्न है, उन्हें उत्तर देने से पहले उसे सोचना पड़ा। उस आदमी ने सू जियाओक्सियाओ को संदेह की दृष्टि से देखा। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, यहाँ स्थिति है। आप रास्ते में बेहोश हो गए और मेरे परिवार ने आपको बचाया। मैं आपकी चोटों की जांच कर रही थी। उस आदमी ने अपनी ढीली बेल्ट को देखा और गहरे भाव से कहा, क्या आपको मेरी चोटों की जांच करने के लिए मेरी पैंट उतारने की जरूरत है? सू जियाओक्सियाओ ने आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारे पैंट पर खून है। मुझे देखना होगा कि तुम कहाँ घायल हो। उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, यह मेरा खून नहीं है। सू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ फैलाए। मैं अब जानती हूँ। उस आदमी ने अपनी मुठियां भींच ली और दांत भींच लिए। तो आप पहले ही। सू जियाओक्सियाओ चुप थी। सू जियाओक्सियाओ ने आकाश की ओर देखा। वैसे भी ऐसा नहीं है कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। वो आदमी अवाक रह गया। क्या सच में दुनिया में कोई ऐसा बेशर्म इंसान था जो उन्हें नंगा देखकर उनका तिरस्कार करता था? कितना हास्यास्पद है। रहने भी दो। एक पुरुष के रूप में वो महिलाओं से बहस नहीं करेंगे।
सू जियाओक्सियाओ ने उस आदमी की ओर देखा जो एक सेकंड पहले भी जानलेवा था और अचानक चुप हो गया। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या अब वह सीधा लेटा हुआ था? उस आदमी ने हार नहीं मानी थी। वह शांत हो गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तीनों बच्चों की सुरक्षा और ठिकाना था। उनकी अपनी स्थिति वास्तव में उल्लेख करने योग्य नहीं थी। उसे याद आया कि उस पर पीछे से घात लगाकर हमला किया गया है और वह वहीं जाग गया। आखिर क्या हुआ था? सू जियाओक्सियाओ ने अपना मोटा हाथ बढ़ाया और उस आदमी के सामने लहराया। तुम अचंभे में क्यों हो? तुम अचानक चुप क्यों हो गए? क्या मेरे तुम्हारे ऊपर बैठने के बाद तुम मूर्ख हो गए हो? उसने अपने मोटे नितंब को थोड़ा सा हिलाया। वहाँ, मैं अब तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। वह पहले से ही सुनना था। उस आदमी ने सू जियाओक्सियाओ की ओर उदासीनता से देखा। वह सू जियाओक्सियाओ को संदेह, सावधानी और सतर्कता से देखता था। हालांकि उसने उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा। किसी को यह जानना होगा कि चूंकि वह छोटी थी, मेजबान को बहुत सी अजीब निगाहों का सामना करना पड़ा था। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता था कि गांव में हर किसी की उसके प्रति बुरी मंशा थी, लेकिन उसके सामने वाला आदमी पहला व्यक्ति था जिसने कोई असामान्यता नहीं दिखाई। उस आदमी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारे परिवार ने मुझे बचाया। क्या उन्होंने और कुछ कहा? खैर, उन्होंने कहा कि वो उसका पति था और उसने उसे 3 बच्चे दिए। सू जियाओक्सियाओ जमीन पर बैठ गई और अपनी उंगली से वृत्त बनाते हुए सोचने लगी कि चीजों को कैसे सुचारू किया जाए। आदमी की नजर से उसने गोल सिर वाली एक मोटी लड़की देखी। उसके शरीर के हर बाल से चिड़चिड़ापन झलक रहा था। वह आदमी घबरा गया। गल्प, आदमी का पेट फूल गया। सू जियाओक्सियाओ ने असमंजस में देखा। क्या तुम्हें भूख लगी है? वह आदमी शर्मिंदा था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सू जियाओक्सियाओ खड़ी हुई और अपने हाथों को धूल चटाए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊंगा। सचमुच, यह आदमी भूल गया था कि उसने खाना नहीं खाया है। सू जियाओक्सियाओ शकरकंद सूप के 2 कटोरे और चाइव्स की एक प्लेट लाने के लिए रसोई में गई। एक कटोरा ठंडा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको खिलाऊं या आप इसे स्वयं खाना चाहते हैं? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। मैं इसे खुद खाऊंगा। मुझे खोलो, आदमी ने कहा। यह देखकर कि सू जियाओक्सियाओ ने कोई हलचल नहीं की, उसने भौहें चढ़ा ली और कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सू जियाओक्सियाओ ने उसके हाथ और पैर के चारों ओर लगी रस्सी को खोल दिया और उसे बिस्तर पर चढ़ने में मदद की। वह उसके लिए एक तकिया लेकर आए जिस पर वह झुक सकती थी। उनकी चोटें मुख्य रूप से उनके पेट और पैरों पर थीं। उसके ऊपरी अंग अप्रतिबंधित थे और वह स्वयं खा सकता था। सू जियाओक्सियाओ ने अपने कमरे में छोटी मेज को अपने बिस्तर के पास ले जाया और उस पर चाइव्स की एक प्लेट के साथ गर्म शकरकंद सूप का एक कटोरा रख दिया। वह आमतौर पर बिस्तर से उठने में बहुत आलसी थी। इस तरह फादर सू और सू एर्गो ने उसे खाना खिलाया। उस आदमी ने मेज पर रखे भोजन को देखा और उसे ज्यादा भूख नहीं लगी। हालांकि उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस हासिल करनी थी। उसने खुद को शकरकंद सूप का एक घूंट पीने के लिए मजबूर किया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इसका स्वाद बहुत अच्छा था। शकरकंद की चीनी को सूप में उबाला गया। यह थोड़ा नमकीन स्वाद के साथ मीठा था। थोड़े ताजे हरे प्याज के साथ, इसका स्वाद राजधानी के रसोइयों द्वारा पकाए गए प्याज से कमतर नहीं था। उसने चाइव्स को फिर से आजमाया। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से कोमल था। स्वाद भी बहुत लाजवाब था। क्या इस सब के पीछे यही महिला थी? यह अविश्वसनीय था। तुम्हारा नाम क्या है? सू जियाओक्सियाओ, जो मेज पर सूप पी रहा था, ने पूछा। वो आदमी एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, वी टिंग। सू दया। सू जियाओक्सियाओ ने इस निकाय का नाम भी बताया। वी टिंग ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने शरीर में दर्द को सहन किया और खाना जारी रखा। सू जियाओक्सियाओ ने समय समय पर उसकी ओर देखा। उस सुअर जैसे चेहरे को नजरअंदाज करते हुए, बस उसके खाने की गतिविधियों को देखकर, वह देख सकती थी कि वह एक महान आभा बिखेर रहा था। हालांकि इस व्यक्ति की आभा बहुत ठंडी थी। वह इसका वर्णन कैसे कर सकती थी?
यह ऐसा था मानो वह लाशों के ढेर से रेंगकर बाहर आया हो और लाशों का इस्तेमाल अपनी हत्यारी आभा को जमा करने के लिए किया हो। इस आदमी ने एक से अधिक लोगों की हत्या की होगी। क्या फादर सू को पता था कि उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है? इसके अलावा उसने अभी अभी उसकी जांच की थी। उनके शरीर पर कई कट और चोटें थीं। उसके ऊपरी दाहिने पेट और बाईं पिंडली पर 2 गहरे घाव थे। घाव पर साधारण उपचार के निशान थे। फादर सू ने उसके घावों पर दवा लगाई होगी। फिर भी उसका बहुत अधिक खून बह चुका था। उनकी नाड़ी और आभा अत्यंत क्षीण थी। उसके पेट पर घाव और चोट के साथ वह आंतरिक रक्तस्राव की संभावना से इनकार नहीं कर सकती थी। संक्षेप में, उनकी चोटें वास्तव में जितनी दिख रही थी उससे कहीं अधिक गंभीर थीं। अगर वह पिछले जन्म में होती तो उसे ठीक करने का पूरा भरोसा होता, लेकिन अब रात के खाने के बाद वेई टिंग ने आराम किया। सू जियाओक्सियाओ भी थक गई थी, मुख्यतः क्योंकि उसका शरीर बहुत मोटा था। वह खा सकती थी और सो सकती थी, लेकिन वह काम नहीं कर सकती थी। सू जियाओक्सियाओ ने बर्तन धोना समाप्त किया और अपने बिस्तर पर गिर गई। वह शायद उस आदमी की चोटों के बारे में सोच रही थी। हतप्रभ होकर उसने सपना देखा कि वह बेस की फार्मेसी में लौट आई है। यह अनुसंधान भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक मेडिकल फार्मेसी थी। यह अभी भी निर्माण चरण में था और इसका उपयोग किया जाना बाकी था। बहुत से लोग प्रवेश के योग्य नहीं थे। सू जियाओक्सियाओ उनमें से एक थी। उसने मेज पर रखी प्राथमिक चिकित्सा किट उठाए और शेल्फ से कुछ आपातकालीन दवाइयां डालने के लिए उठाए। जैसे ही वह चयन कर रही थी, वह जाग गई। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। वह कितनी पेशेवर थी। वह सपने में भी उस आदमी का इलाज करने के बारे में सोच रही थी। अगले ही पल वह मुस्कुरा नहीं सकी। उसने अचानक अपने हाथ में एक प्राथमिक चिकित्सा किट देखी। दया, मैं वापस आ गया हूँ। सू चेंग की उज्ज्वल और प्रसन्न आवाज बाहर से आई। सू जियाओक्सियाओ ने प्राथमिक चिकित्सा बैग को वापस कंबल में भर दिया। स्थिर, उसने खुद से कहा, घबराओ मत। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया और शांति से कमरे से बाहर चला गया। सू चेंग और सू एर्गो ग्रामीणों को लूटने के बाद लौटने के बाद वे शहर गए और सू दया के पसंदीदा स्नैक्स खरीदे। तीनों बच्चों से पूरे दिन काम करवाया जाता था। वापस लौटते समय वे थकावट के कारण सो गए। सू एर्गो ने प्रत्येक हाथ में एक पकड़ रखा था जबकि फादर सू ने एक हाथ पकड़ रखा था। सू जियाओक्सियाओ बहुत जल्दी बेहोश हो गया था और उसने उनके चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देखे थे। अब जब उसने करीब से देखा, तो वह अपने दिल में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उनके गोल चेहरे, उत्कृष्ट चेहरे की विशेषताएं और लंबी पलकें थीं। वे सबसे अच्छे दिखने वाले बच्चे थे जिन्हें उसने कभी देखा था। सो जाने के बाद उनकी शांत और आज्ञाकारी उपस्थिति ने किसी का भी दिल नर्म कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी के इतने प्यारे बच्चे होंगे। सू जियाओक्सियाओ ने 3 छोटे साथियों के चेहरे पर हाथ फेरा। ओह, बहुत नर्म। तीनों छोटे साथियों ने एक के बाद एक अपनी आंखें खोली जैसे कि उन्हें सू जियाओक्सियाओ ने जगाया हो। पिताजी, वे जाग रहे हैं। सू एर्गो रोने वाला था। आखिरकार वे जाग गए। मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ किलोमीटर तक उन्हें ले जाने के बाद उसका हाथ टूटने वाला था। सू जियाओक्सियाओ ने तीनों को एक अजीब रूप दिया। क्या यह एक भ्रम था? ऐसा क्यों लगा जैसे वे अभी उठे ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रास्ते में सोने का नाटक किया हो और फादर सू और सू एर्गो को परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया हो? वो बहुत ज्यादा सोच रही होगी। उनके जैसे 2 या 3 साल के बच्चे इतने षड्यंत्रकारी नहीं होंगे। तीनों बच्चे आज्ञाकारी रूप से जमीन पर कूद पड़े। उनकी आंखें प्यारी थीं, और यह स्पष्ट था कि वे बिना किसी योजना के बच्चे थे। आपका नाम क्या है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। तीनों बच्चे सू एर्गो के पीछे घूम गए और शर्म से अपने सिर छिपा लिए। वे 3 छोटे मिमोसा की तरह लग रहे थे और सू जियाओक्सियाओ का दिल पिघल गया। क्या वे रो रहे हैं? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। सू एर्गो ने कहा, मत रो। अच्छे बनो। सू जियाओक्सियाओ ने सू एर्गो के पीछे देखा। तीनों बच्चे उससे नजरें चुरा रहे थे और उसने उन्हें पकड़ लिया।
उन्होंने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया। सू एर्गो ने कहा, उन्हें बात करना पसंद नहीं है। सू चेंग ने शहर में जो चीजें खरीदी थी, उन्हें टोकरी से निकाला और मेज पर रख दिया। तीनों बच्चे आगे बढ़े और अपने पंजों पर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी टोकरी पकड़ ली और अंदर देखने के लिए अपनी गर्दनें टेढ़ी की। क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? सू चेंग ने मेज पर रखा एक बांस के पत्ते का थैला उठाया और उसे खोला। अंदर कैंडिड नागफनी की 3 छड़ें थी जो आधी खाई हुई थीं। कैंडिड नागफनी बहुत महंगी थी। सू चेंग केवल अपनी बेटी के प्रति उदार था और दूसरों के प्रति कंजूस था। पहले तो वह इसे खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही वह पलटेगा, तीनों बच्चे उसे काट लेंगे। सू चेंग को पूरे रास्ते तीव्र दर्द महसूस हुआ। तीनों बच्चों ने मीठी नागफनी उठाए और अपने पिता को खोजने के लिए कमरे में चले गए। अप्रत्याशित रूप से कमरे में प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही वे हाथों में मीठी नागफनी लेकर बाहर भागे। वे टींग इतनी बुरी तरह गिरे कि उनके अपने बच्चे भी उन्हें पहचान नहीं पाए। सू चेंग और सू एर्गो घर में दाखिल हुए और दंग रह गए। वह सुंदर दामाद कहाँ था जिसका उन्होंने अपहरण कर लिया था? एक दिन तक उसे न देखने के बाद वह सुअर का मुखिया कैसे बन गया? सू जियाओक्सियाओ ने अपनी बाहें मोड़ ली और दरवाजे की चौखट के सामने झुक गई। उसने शांति से कहा, क्या यह वही आदमी है जिसके बारे में आपने कहा था कि वह हे टोनशेंग से 100 गुना बेहतर दिखता है? सू चेंग ने अपना गला साफ किया। बेटी, मुझ पर विश्वास करो, वह वास्तव में अच्छा दिखता है। सू एर्गो उत्सुक थी। दीदी, क्या तुमने उसे पीटा? सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। वह खुद गिर गया। वह बिना किसी कारण के उसे क्यों पीटेगी? क्या वह सचमुच उसका जैविक भाई था? चूंकि यह गिरावट थी, इसलिए ठीक होने के बाद वह ठीक हो जाएंगे। सू चेंग को राहत मिली और उसने एर्गो से 3 डरे हुए बच्चों को मनाने के लिए कहा। इसके बाद वह अपनी बेटी को केंद्रीय कमरे में खींच ले गया। उसने मेज पर रखे स्नैक्स के डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी ने आपके लिए आपका पसंदीदा ऑस्मेंथस केक खरीदा है। यह जिन जी का है। जिन जी के स्नैक्स सस्ते नहीं थे। इस छोटे बक्से की कीमत 1 टन चांदी थी और उनका भोजन केवल 3 से 5 तांबे के सिक्के प्रति बिल्ली था। क्या हमने अपना सारा पैसा खर्च नहीं किया? अगर उसे ठीक से याद है, तो फादर सू ने ही तोनशेंग की शादी में अपनी बचत लगा दी थी। सू चेंग मुस्कुराया, हमें उपहार राशि मिल गई है। सू जियाओक्सियाओ ने बुदबुदाते हुए कहा, किस तरह का उपहार इतना महंगा है? वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानती थी कि सू चेंग ने पैसे के 3 हिस्से लूट लिए हैं। बॉक्स में कुल 6 ओसमंथस केक थे। यह स्पष्ट था कि सू चेंग और सू एर्गो के पास कोई नहीं था। तुमने खाना नहीं खाया क्या? उसने पूछा। तभी सू चेंग को याद आया कि वो पूरे दिन के लिए बाहर गया था। तुम्हें भूख लगी होगी, पिताजी खाना बना देंगे। कोई जरूरत नहीं, मैंने यह कर लिया है। सू जियाओक्सियाओ मुड़ा और शकरकंद का सूप और चाइव्स लाने के लिए रसोई में चला गया। उसने सू एर्गो से कहा, जो दरवाजे पर कुछ छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी, एगो, यह खाने का समय हो गया है। अरे, हम आ रहे हैं। सू एर्गो तीनों बच्चों को घर में ले गया और खाना खाने बैठ गया। उसने मेज पर स्वादिष्ट चिप्स और शकरकंद सूप को देखा और आश्चर्य से कहा, पिताजी, क्या आपने इसे बनाया? सू चेंग ने कहा, आपकी बहन ने इसे बनाया है। सू एर्गो को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। कोई रास्ता नहीं, मेरी बहन। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, सू जियाओक्सियाओ ने ऑस्मेंथस केक का एक डिब्बा खोला। तुम लोग भी इसे खाओ। आज से मुझे अपना वजन कम करना है, इसलिए मैं ये मिठाइयाँ नहीं खाऊंगा। फिर, मानो अपना दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए, वह बिना पीछे देखे अपने कमरे में प्रवेश कर गई। सू एर्गो को होश में वापस आने में काफी समय लगा। उसने चकित होकर पूछा, पिताजी, क्या दीदी पागल है? सू चेंग ने अपने बेटे के सिर पर थप्पड़ मारा। तुम्हारा दिमाग ही टूटा हुआ है। सू एर्गो ने उसके सुन्नत सिर को छुआ और बुदबुदाया, फिर क्या हो रहा है? आज उनकी बेटी का व्यवहार वास्तव में असामान्य था, लेकिन सू चेंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
उन्होंने केवल यह महसूस किया कि हे टोंगशेंग द्वारा शादी को अस्वीकार करने से उनकी बेटी बहुत उत्तेजित हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके व्यक्तित्व में बदलाव आया। सू एर्गो ने संदेहास्पद रूप से कुछ चाइव्स उठाए। क्या बहन का खाना खाने योग्य है? अगले ही पल उसके चेहरे पर तमाचा पड़ा। उसकी बहन का खाना बहुत स्वादिष्ट था। सू परिवार के पास कुल 4 कमरे थे। 2 पूर्व में और 2 पश्चिम में थे। दक्षिण में पूर्वी कमरा सबसे बड़ा था और उसमें सबसे अच्छी रोशनी थी। यह सू जियाओक्सियाओ का विवाह कक्ष था। वेई टिंग दूसरे पूर्वी कमरे में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। सू चेंग और सू एर्गो पश्चिम के 2 कमरों में रहते थे और तीनों बच्चे सू एर्गो के कमरे में आराम करते थे। रात को परिवार सो गया। सू जियाओक्सियाओ चुपचाप उठ गया। उसने कंबल के नीचे से प्राथमिक चिकित्सा बैग निकाला, उसे खोला और गिना। यह वह चिकित्सीय औषधि थी जो उसने डाली थी। यह कैसे हो सकता है? क्या प्राथमिक चिकित्सा किट उसके सपने में आई थी? वह इसका पता नहीं लगा सकी। क्या यह विज्ञान था या धर्मशास्त्र? इसे भूल जाओ। जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। सू जियाओक्सियाओ प्राथमिक चिकित्सा किट और एक तेल का लैंप वेई टिंग के कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बाती को उसकी सबसे तेज रोशनी में बदल दिया। अभी भी पर्याप्त रोशनी नहीं थी। वह दूसरे घरों से तेल के दीपक ले आई। जैसा कि उसे उम्मीद थी, वेई टिंग की चोटें बहुत खराब हो गई थीं और उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। सू जियाओक्सियाओ ने अब देर नहीं की और अपने कपड़े खोल दिए। हालांकि वह इसे पहले ही एक बार देख चुकी थी, लेकिन वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस आदमी का फिगर बहुत अच्छा था। उनके पेट की मांसपेशियां सुडौल और चिकनी थीं। उसकी भुजाएं और छाती की मांसपेशियां भरी हुई और दृढ़ थीं। यहाँ तक कि धब्बेदार निशान भी युद्ध क्षति की शक्ति का उत्सर्जन करते प्रतीत होते थे। सू जियाओक्सियाओ ने अपने घावों को सलाइन से धोया। उसके पेट और पिंडली के बीच चाकू के घाव को सिलने की जरूरत थी। इस समय वी टिंग ने अपनी सूजी हुई आंखें थोड़ी सी खोली। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सू जियाओक्सियाओ ने उससे धीरे से पूछा। वी टिंग की चेतना धुंधली थी। सू जियाओक्सियाओ ने आगे कहा, मैं तुम्हारे घाव पर सिलाई करने जा रहा हूँ। हिलना मत। यह अज्ञात था कि वह समझ पाया या नहीं, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति में आगे नहीं बढ़ सका। सू जियाओक्सियाओ ने उसे लोकल एनेस्थीसिया दिया। घाव पर टांके लगाने के बाद उसने उसे धुंध से लपेट दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान वह महसूस कर सकती थी कि वी टिंग अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उसने 2 सूजनरोधी गोलियां निकाली और वेई टिंग को उनका सेवन करने दिया। इस बिंदु पर वेई टिंग अब और नहीं रुक सकते थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। वह सो रहा था, लेकिन सू जियाओक्सियाओ अभी भी व्यस्त था। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी बाकी चोटों पर दवा लगाई और सावधानीपूर्वक उसकी नाड़ी की फिर से जांच की। उसने उसकी चोटों के स्थान को देखा और आंतरिक रक्तस्राव की संभावना को समाप्त कर दिया। यह अपेक्षाकृत हल्का हेमेटोमा था। जब तक यह स्थिति खराब नहीं होती, इसका इलाज दवा से किया जा सकता था। अगले दिन सू जियाओक्सियाओ जल्दी उठ गया। वजन कम करने के बारे में उसने कल रात जो कहा वह सच था, और उसने पहले से ही अपने दिल में वजन घटाने की योजना बना ली थी। पहला कदम था आलसी होने की आदत छोड़ना और खुद को आगे बढ़ाना। अपने वर्तमान वजन के कारण उसके लिए जमीन पर जोरदार व्यायाम करना उपयुक्त नहीं था। उसके घुटनों में चोट लगी रहती थी, इसलिए वह साधारण घरेलू काम से शुरुआत कर सकती थी। वह आग जलाने के लिए रसोई में चली गई। कल रात उसने शकरकंद का सूप बनाया। आज उसने शकरकंद पैनकेक बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने शकरकंद को क्यूब्स में काटा और उन्हें मकई के आटे के साथ लेपित किया। शकरकंद अपने आप में मीठा था और वह बस मक्के के आटे में थोड़ा नमक छिड़क सकती थी। शकरकंद को हरे प्याज के साथ मिश्रित मक्के के पेस्ट में लपेटा गया था। जब उन्हें तेल की कड़ाही में तला जाता था तो आधा गांव खुशबू से महक जाता था। उसने कुछ भाप में भी पकाया। उसने और वेई टिंग ने भाप में पका हुआ खाना खाया। सू जियाओक्सियाओ ने शकरकंद केक को स्टीमर में रखने के बाद
वह गंदे कपड़ों का एक बेसिन गांव के पीछे नदी में ले गई। यह बहता पानी था जो कई गांवों से होकर बहता था। आमतौर पर सभी लोग यहाँ कपड़े और चावल धोने आते थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पहले से ही कई लोग कपड़े धो रहे थे। जब सभी ने फैटी सू को लकड़ी के बेसिन के साथ आते देखा, तो सभी ने सोचा कि उन्होंने कोई भूत देखा है। यह आलसी महिला वास्तव में काम करने के लिए जल्दी उठ गई। क्या उनकी आंखें उन पर धोखा कर रही थीं, या सूरज पश्चिम से उगाया था? नहीं, फैटी सू को पैसे ऐंठने के लिए यहाँ होना चाहिए। सभी की आंखें डर से भर गईं। सू जियाओक्सियाओ के आने का इंतजार किए बिना उन्होंने बाल्टियां उठाईं और भाग गए। सू जियाओक्सियाओ ने असहाय होकर कंधे उचकाए और नदी के किनारे बैठने की जगह ढूंढ ली। प्राचीन काल में कोई औद्योगिक प्रदूषण नहीं था। जल स्रोत स्वच्छ एवं स्वच्छ था। यहाँ तक जिस हवा में उसने सांस ली वह ताज़ा थी। सू जियाओक्सियाओ ने कपड़े निकाले और उन्हें एक बड़ी चट्टान पर फैला दिया। उसने उन्हें साबुन से रगड़ा और कपड़ों से साबुन हटाने के लिए लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया। उसने उन्हें पानी से धोया और प्रक्रिया दोहराई। कपड़ों का बेसिन धोने के बाद सू जियाओक्सियाओ को पसीना आ गया। सू जियाओक्सियाओ ने लकड़ी का बेसिन उठाया और वापस चला गया। संयोगवश वह लियू शान की सबसे बड़ी बहू लिटिल वू से टकरा गई, जो कपड़ों का एक बेसिन लेकर नदी की ओर जा रही थी। छोटे वू ने भी उसे देखा और डर से कांप उठा। उसके बेसिन में लकड़ी की छड़ी सू जियाओक्सियाओ के पैरों पर गिर गई। छोटा वू डरा हुआ था। वह इसे उठाना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। सू जियाओक्सियाओ ने एक हाथ मुक्त किया और लकड़ी की छड़ी उठाने के लिए नीचे झुका। छोटी वू ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। क्लंक। अपेक्षित दर्द नहीं आया। छोटी वू ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और बेसिन में लकड़ी की छड़ी को देखा। वह अविश्वास में घूम गई। फैटी सू पहले ही बिना एक शब्द कहे चला गया था। वह बस अभी गई है। सू परिवार में 3 बच्चे जाग गए। सू एर्गो सुबह देर तक सोता था और सू चेंग भी। जहां तक टिंग का सवाल है, वह गंभीर रूप से बीमार थे और अभी भी बेहोश थे। तीनों बच्चों को किसी ने कपड़े नहीं पहनाए। वे नंगे पांव नीचे चले गए। वे घर के चारों ओर घूमते रहे। किसी भी वयस्क को जगाया नहीं जा सका। इसी समय बगल के दरवाजे से बच्चों की बकझक की आवाज आई। वे तीनों उत्सुकतापूर्वक बाहर चले गए। लियू शान और उनका परिवार अगले दरवाजे पर रहते थे। बड़ी बहू छोटी वो अपने कपड़े धोने गई थी। इस समय चिल्लाने वाला व्यक्ति दूसरी बहू मैडम हे का बेटा था। उसका नाम नियू डेन था। नियू डेन इस साल 7 साल का था और लियू परिवार का एकमात्र पोता था। माँ, मेरे कपड़े पहनो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट रुको, पहले अपने पिता को दवा पीने दो। कुछ दिन पहले पिता नीलू कमल की जड़ें खोदने के लिए मछली के तालाब में गए और उनकी कमर में मोच आ गई। डॉक्टर ने रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ जड़ी बूटियां निर्धारित की। तीनों बच्चे अपने पंजों के बल खड़े हो गए और खिड़की पर झुककर परिवार को अचंभे से देख रहे थे। नियू डेन ने पहले ही 3 छोटे बच्चों को देख लिया था और जानता था कि वे सू परिवार के लिए नए बोझ थे। उसने उनकी ओर देखा। उसने तिरस्कार पूर्वक अपनी जीभ बाहर निकाली। लियू, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। नीचे आओ। मैडम, उसने अपने बेटे के नितंब को थपथपाया और उसे बिस्तर पर दबा दिया। उसने उसके कपड़े लिए और उसे पहना दिए। माँ, मैं चीनी अंडे खाना चाहता हूँ, नियो दान ने कहा। ठीक है, मैं इसे आपके लिए बनाऊंगा, मैडम, उन्होंने कहा। उसके घर में कई बेटियां थीं और केवल उसका एक बेटा था। पूरा परिवार उस पर विश्वास करता था। एक चीनी अंडे का तो जिक्र ही नहीं, वो उसे 2 अंडे दे सकती थी। नियू डेन ने अपनी मां द्वारा बनाया गया चीनी के स्वाद वाला अंडा उठाया और 3 छोटे बच्चों को देखते हुए उसे खा लिया। जब सू जियाओक्सियाओ लकड़ी के बेसिन के साथ घर पहुंची, तो उसने तीनों को नियू डेन को खाते हुए देखा। वे तीनों नंगे पैर थे और उनके कपड़े पतले थे। सू जियाओक्सियाओ ने भौहें चढ़ा ली और लकड़ी का बेसिन नीचे रख दिया। जब नियू डेन ने फैटी सू को देखा, तो उसने तुरंत अहंकार करना बंद कर दिया और भागने लगा।
सू जियाओक्सियाओ 3 छोटे बच्चों को घर ले आया और उन्हें कपड़े और जूते पहनाए। वे तीनों उसकी अपेक्षा से अधिक पतले थे। वी टिंग और उनके कपड़ों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे खाना नहीं खा सकते। वे इतने पतले क्यों थे? क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने पूछा। तीनों बच्चों ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊंगा। सू जियाओक्सियाओ ने रसोई में प्रवेश किया। तीनों बच्चे उसके पीछे चले गए और टोकरी में अंडों को घूरने लगे। क्या आप इसे खाना चाहते हैं? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। तीनों ने सिर हिलाया। सू जियाओक्सियाओ ने 3 चीनी अंडे फोड़े, उनमें से प्रत्येक के लिए एक। चूल्हा घर में अभी अभी जलाया गया था और गर्म था। सू जियाओक्सियाओ ने एक छोटा स्टूल हटाया और उन तीनों को खाना खाने के लिए स्टोव हाउस में बैठने दिया। वो वी टिंग के कमरे में गई और उसे जगाया। यह आपकी दवा लेने का समय है। वी टिंग ने अचंभे में अपनी आंखें खोली। सू जियाओक्सियाओ ने उसकी मदद की और उसे सूजन रोधी दवा और खून कम करने वाली दवा खिलाई। वी टिंग कुछ समय के लिए खाना नहीं चाहते थे और फिर से सो गए। यह दृश्य दरवाजे पर झांक रहे 3 बच्चों ने देखा। उन्होंने उस महिला के बारे में सोचा जिसे उन्होंने आज सुबह बगल के घर में देखा था। महिला ने फादर नियू को दवा खिलाई, नियू डैन को कपड़े पहनाए और उनके लिए मीठे अंडे बनाए। नियू दान ने अपनी मां को बुलाया। सू जियाओक्सियाओ सू एर्गो को जगाने गया और उसे बच्चों और मरीज को देखने के लिए घर पर रहने के लिए कहा। उसे शहर जाना था। हालांकि सू चेंग कल शहर गया था, वह एक आदमी था और नहीं जानता था कि सावधानी से अपने जीवन की योजना कैसे बनाई जाए। पैसे लूटने के बाद उसने सबसे पहला काम अपने परिवार के लिए चावल और नूडल्स नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए नाश्ता खरीदा। अधिकांश पैसा नाश्ते पर खर्च किया गया था। 200 से भी कम तांबे के सिक्के बचे थे। साल का अंत लगभग होने वाला था और कीमतें बढ़ रही थीं। 200 तांबे के सिक्कों वाले परिवार के लिए यह पहले से ही मुश्किल था। घर में 4 मुंह वाले सिक्के की तो बात ही छोड़ दें। उसे पैसे कमाने का एक तरीका सोचना था। वह सोच ही रही थी कि अचानक सामने से एक तेज चीख की आवाज आई। फेटी सू। ओह, वह टोनशिंग। हे टोनशिंग का असली नाम हे जियान था। वह हे परिवार का तीसरा बेटा था। कल सगाई तोड़ने के बाद एर्गो ने कहा कि वह शहर भाग गया है। उसे आज बाजार के प्रवेश द्वार पर उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसके बगल में विद्वानों की पोशाक पहने 2 युवक खड़े थे। वे उसके सहपाठी होने चाहिए। वह टोनशिंग गुस्से में आया और अत्यधिक घृणा से बोला, फेटी सू, बस बहुत हो गया। मुझे परेशान मत करो। सू जियाओक्सियाओ ने भौहें चढ़ा दी। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ? हे टोनशिंग ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप नहीं हैं? यह सच है। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया और अपना हाथ बढ़ाया। वह टोनशिंग सांप की तरह चकमा देकर पीछे हट गया। आप क्या कर रहे हो? सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। सगाई का उपहार। मुझे यह मत बताइए कि आपने केवल शादी तोड़ी है, सगाई का उपहार नहीं। आप किस बारे में? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे साथ बकवास मत करो। तुम्हें वेश्यालय में कुछ जांच के बाद ही पैसे देने होंगे। सबसे पहले, मैंने तुमसे शादी नहीं की, और दूसरी बात, मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की। तांबे के सिक्के से मुकरने के बारे में मत सोचो। वह टोनशिंग गुस्से में था। इस मोटी औरत ने दरअसल उसकी तुलना एक वेश्या से की। धत तेरी की। हालांकि वह पैसे का एक हिस्सा पहले ही खर्च कर चुका था। सू जियाओक्सियाओ ने शांति से कहा, यदि आप इसे वापस नहीं करते हैं, तो हमें सरकारी कार्यालय में मिलना होगा। हे तोनशिंग ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आप सरकारी कार्यालय में परेशानी पैदा करके खुद को शर्मिंदा करने से नहीं डरते? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा, चेहरा क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? इसके अलावा, क्या आप शर्मिंदा नहीं हैं? आपने सगाई का उपहार स्वीकार कर लिया और शादी के लिए सहमत हो गए। वह तोनशिंग शर्मा गया। मुझे दियासलाई बनाने वाले ने धोखा दिया था। सू जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। यह सोचने के लिए कि आपने इतने सालों तक बहुत सारी ऋषि पुस्तकें पढ़ी हैं। यहाँ तक एक ग्रामीण इलाके का मैचमेकर भी आपको धोखा दे सकता है।
जो कोई मूर्ख नहीं है वह इसके झांसे में नहीं आ सकता। वह तोंगशेंग गुस्से में था। जब वह छोटा था तब से वह हमेशा गांव का सबसे बुद्धिमान और गौरवान्वित व्यक्ति रहा है। उसे कब इस तरह दबाया और अपमानित किया गया था? क्या यह अभी भी सू परिवार का मोटा आदमी था जो केवल लोगों पर वार करना जानता था? वह इतनी वाकपटु कब हो गई? दोनों सहपाठियों और राहगीरों ने उन्हें घेर लिया। सू जियाओक्सियाओ के शब्द स्पष्ट और तार्किक थे। भले ही वे पहले से नहीं जानते थे, फिर भी वे कारण और प्रभाव को समझते थे। यह पता चला कि इस विद्वान को दियासलाई बनाने वाले ने धोखा दिया था। फिर शादी के दिन ही उन्होंने सगाई तोड़ दी। अब वो सगाई का तोहफा वापस नहीं कर रहा था। मिस, उस पर आपका कितना पैसा बकाया है? 20 टेल्स। चारों ओर हॉन्फने की आवाजें आने लगी। पत्नी को ले जाने में केवल 2 टन चांदी खर्च होती है। हालांकि दामाद को ले जाना थोड़ा महंगा था, लेकिन यह 6 टन से अधिक नहीं होगा। चूंकि वह एक विद्वान था और सुंदर था, कोई भी अधिकतम 10 टेल दे सकता था। फिर भी सभी ने सू जियाओक्सियाओ के मोटे शरीर को देखा और मोटे तौर पर समझ गए कि उसने इतनी अधिक कीमत की पेशकश क्यों की थी। ग्रामीण इलाकों में यह उपस्थिति वास्तव में अवांछित थी। फेटी सू, अपने आप को देखो, उन्होंने तोंगशेंग ने गुस्से में कहा। सू जियाओक्सियाओ ने शांति से कहा, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? क्या मैंने आपको अपने परिवार को सगाई का उपहार देने में देरी की? हर कोई गुप्त रूप से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस मोटी लड़की का तर्क बहुत उत्कृष्ट था। उस विद्वान ने कभी भी उसकी नाक में दम नहीं किया था। वह तार्किक ढंग से बात करती थी। दूसरी ओर, विद्वान इतना उत्तेजित हो गया कि उसने सड़क पर एक छोटी लड़की को डांट दिया। दोनों की बुद्धि में अंतर स्पष्ट था। इस समय यहाँ तक 2 सहपाठी भी मदद नहीं कर सके, लेकिन हे तोंगशेंग पर भड़क गए। चारों ओर अधिक से अधिक अजीब निगाहें थीं। हे तोंगशेंग ने गुस्से में कहा, हो सकता है कि आप लोगों ने मुझे धोखा देने के लिए मैचमेकर के साथ मिली भगत की हो। हाँ, यही होना चाहिए। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं तुमसे अदालत में मिलूंगा। इतना कहकर वह घूमी और सरकारी दफ्तर की ओर चल दी। अगर हे तोंगशेंग ने सोचा कि वह उसे धमकी दे रही है, तो वह सही था। घर पर एक अज्ञात मूल का व्यक्ति था। दूसरे पक्ष की असली पहचान स्थापित किए बिना वह सरकारी अधिकारियों को सू परिवार पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित करने दे सकती थी? हालांकि अभी हुई बातचीत से हे तोंगशेंग को नहीं पता था कि उसका पहले से ही एक पति था। नहीं तो वह अपने रवैये से उसे बेशर्म होने के लिए डांट देता। वह तोंगशेंग एक विद्वान थे। यदि इस मामले ने उसे कलंकित किया, तो संभवतः वह अकादमिक उपाधि प्राप्त करने का मौका खो देगा। रुकना, हे तोंगशेंग ने धमकी दी, आपका सू परिवार गांव में अत्याचारी है और उसने कई शर्मनाक काम किए हैं। क्या आप वास्तव में सरकारी कार्यालय में प्रवेश करने के बाद बाहर आ सकते हैं? सू जियाओक्सियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मनोवैज्ञानिक युद्ध के संदर्भ में एक मूर्ख विद्वान उसके दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, जब वे कोने पर पहुंचे, तो हे तोंगशेंग ने अपने दांत पीस लिए और खुद को उनका पीछा करने के लिए मजबूर किया। फेटी सू, सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। क्या आपने पैसे वापस करने का फैसला किया है? वह अब भी वही व्यक्ति थी, लेकिन किसी कारण से इस मुस्कुराहट ने हे तोंगशेंग को एक पल के लिए अचेत कर दिया, जिससे उसे यह भ्रम हो गया कि फेटिसू आकर्षक थी। वह पलटा और परोपकारी स्वर में बोला, मैं तुम्हें आधी चांदी लौटा सकता हूँ। चलो इस मामले को भूल जाओ। आपने कुछ गिरा दिया। सू जियाओक्सियाओ ने उसके पैरों की ओर देखा। क्या? उसने उसे ढूंढने के लिए नीचे देखा। चेहरा। वह तोंगशेंग अवाक था, अधिकारी। सू जियाओक्सियाओ उस कांस्टेबल की ओर चला जो सामने शराब की दुकान पर गश्त कर रहा था। हे तोंगशेंग की भौहें हिल गईं। 10-15 टेल्स। 15 टेल्स पर्याप्त होने चाहिए। सू जियाओक्सियाओ ने उसकी बात नहीं सुनी और कांस्टेबल की ओर चलना जारी रखा। 18 टेल्स। सू जियाओक्सियाओ कांस्टेबल के पास आया। कुछ भी? कांस्टेबल ने पूछा। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। उसने तोंगशेंग ने अपने पैर पटक दिए।
सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। मैं भाई अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि जिनजी तक कैसे पहुँचा जाए। सू जियाओक्सियाओ ने हे टोनशिंग से 5 टन चांदी ली और उसे शेष 15 टन के लिए आईओयू लिखने के लिए कहा। इसका भुगतान उसे 3 दिन के अंदर करना होगा। फिर सू जियाओक्सियाओ बुटीक में गया। कपड़े खरीदना मूल योजना में नहीं था। आखिर 200 तांबे के सिक्के ज्यादा नहीं थे। अब जब उसके पास पैसे थे तो वह वेइटिंग और 3 बच्चों को कुछ ग्रामीण कपड़े पहनाना चाहती थी। तुम्हारे पति और बच्चे के लिए। महिला बॉस बहुत उत्साहित थी। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। रेडीमेड कपड़े की दुकान से बाहर आने के बाद भी उसके पास 4 टन चांदी बची हुई थी। वह अनाज की दुकान पर गई और 20 पाउंड कॉर्नमील, 10 पाउंड सफेद आटा और 10 पाउंड चावल खरीदा। जब वो मीट खरीदने गई तो स्टॉल लगभग बंद था। पका हुआ मांस कितने का है? उसने पूछा। कसाई एक नवयुवक था। उन्होंने कहा, प्रति बिल्ली 50 तांबे के सिक्के। यह सब अच्छा मांस है। वह महंगा है। मेरे पास यहाँ सबसे सस्ता है। किसी और से पूछो। यह कम से कम 60 तांबे के सिक्के हैं। ताज़ा मांस कहाँ है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। कसाई ने कहा, व्यवसाय बंद हो गया है। यदि आप चाहें तो मैं इसे आपको 10 तांबे के सिक्के प्रति बिल्ली के हिसाब से बेच दूंगा। प्राचीन काल में नमक महंगा होता था। उपचारित मांस की लागत अधिक थी, इसलिए कीमत स्वाभाविक रूप से अधिक थी। सू जियाओक्सियाओ ने ताजी पसलियां और पोर्क बेली खरीदने और उन्हें खुद पकाने का फैसला किया। यह देखकर कि उसने एक ही बार में दर्जनों बिल्लियां खरीद ली हैं, कसाई मुस्कुराया और पूछा, श्रीमती, यहाँ अभी भी सुअर के बच्चे का एक कटोरा है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं। वैसे भी मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। सुअर का बच्चा उसके पिछले जीवन में एक अच्छी चीज थी, लेकिन प्राचीन काल में यह इतना लोकप्रिय नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि किसी को यह नहीं पता था कि इसे कैसे तैयार किया जाए। निस्संदेह यह इतना बुरा नहीं था कि इसे फेंक देने पर भी कोई इसे न खरीदता। आखिरकार बेचारे आम लोग एक साल में ज्यादा मांस नहीं खा सकते थे। कम से कम ऑफल में कुछ मांस था। धन्यवाद। परिष्कृत मांस बनाने के लिए नमक और मसाले अपरिहार्य थे। लगभग दोपहर हो चुकी थी जब सू जियाओक्सियाओ ने खरीदारी पूरी की। सू जियाओक्सियाओ इतनी सारी चीजें खुद वापस नहीं ले जा सकी। वह भाग्यशाली थी कि उसे बाजार के प्रवेश द्वार पर ओर्डली से मुलाकात हुई। बूढ़े ली ने अभी अभी 2 बूढ़ी मुर्गियां बेची थी और अपने पोते और गर्भवती बहू के लिए 2 पाउंड ब्राउन शुगर खरीदी थी। वह गांव वालों के लिए नए साल का कुछ सामान भी लाया। दादाजी ली। सू जियाओक्सियाओ ने उनका अभिवादन किया। बूढ़े ली ने बैलगाड़ी खींची और भाग गया। सू जियाओक्सियाओ ने उसका रास्ता रोक दिया। दादाजी ली, मैं गांव वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे सवारी दें। अतीत में फेट लास सू इतनी विनम्र नहीं थी। वह हमेशा उसे ओर्डली कहकर बुलाती थी और गाड़ी में बैठने से पहले उसका अभिवादन नहीं करती थी। यदि वह भाग्यशाली होता तो फेटिसू उसे किराया नहीं देता। यदि वह बदकिस्मत होता तो फेटिसू ओर्डली से कुछ पैसे वसूल करता। बूढ़े ली ने खुद को बदकिस्मत होने के लिए कोसा। कल ही उससे पैसे की उगाही की गई थी और अब उसे फिर से इसका सामना करना पड़ा। उसने यह नहीं सोचा था कि फेटिसू सिर्फ इसलिए उदार होगी क्योंकि वह उसके प्रति विनम्र थी। बूढ़ा ली रोने वाला था, लेकिन वह क्या कर सकता था? यदि उसने इस छोटे बदमाश को दुखी कर दिया, तो सू परिवार के पास अभी भी मजबूत मुट्ठी वाले 2 बदमाश थे। बूढ़े ली ने अपना लंबा चेहरा खींचा और सू जियाओक्सियाओ को सामान के साथ बैलगाड़ी में चढ़ने दिया। गांव के आधे रास्ते में बैलगाड़ी रोक दी गई। वे शहर के 3 गुंडे थे। नेता को ब्रदर दाओ कहा जाता था, जो सू चेंग से कुछ साल छोटा था। अभी कुछ समय पहले ही उन्हें सरकारी दफ्तर से रिहा किया गया था। उसने अपने हाथ में चाकू घुमाया और आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ सू जियाओक्सियाओ की ओर देखा। यो, क्या यह भाई सू की बेटी नहीं है? क्या संयोग है? ओर्डली की अभिव्यक्ति बदल गई। खत्म हो गया। वो इस बैलगाड़ी में अपना सब कुछ खोने जा रहा था। जब तक फेटिसू ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन फेट लासू कभी उसकी मदद नहीं करेगी।
यह असंभव था। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराई। अंकल दाओ, क्या संयोग है। उनकी याद में मेजबान ने उन्हें ऐसा कहा था। उनका असली नाम झांग दाओ था। कई साल पहले वह सू चेंग के साथ एक अनुरक्षक था। बाद में उन दोनों ने एस्कॉट्स के रूप में अपना करियर छोड़ दिया। एक शहर में गुंडा बन गया तो दूसरा गांव में बदमाश बन गया। पहले कुछ वर्षों में उन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती रही, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दूरी बना ली। झांग दाओ को अंकल दाओ कहलाने में बहुत सहज महसूस होता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पिता हाल ही में कैसे हैं? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, हमेशा की तरह है। मुझे लगता है कि अंकल दाओ अधिक ऊर्जावान हो रहे हैं। यह महज एक औपचारिकता थी। वह काफी समय तक बक बक कर सकती थी, लेकिन उसे आश्चर्य होता था कि क्या उसमें सुनने का धैर्य है। बेशक, झांग दाओ के पास समय नहीं था। वह यहाँ गंभीर काम के लिए आया था, किसी अपरिचित मोटी लड़की से बातचीत करने के लिए नहीं। वह सीधे मुद्दे पर आए। छोटी भतीजी, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, और तुम मुझे चाचा कहती हो। आज इसे भूल जाओ। जैसे ही वह बोला, उसने अपनी दुर्भावनापूर्ण दृष्टि ओल्डली की ओर कर दी। बूढ़े आदमी, हाल ही में हमारे पास पैसे की थोड़ी तंगी हो गई है। क्या आप हमें खर्च करने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? बूढ़े ली ने अपने दिल में इनकार कर दिया। बैलगाड़ी में न केवल उनके परिवार का बल्कि गांव वालों का भी सामान था। यदि उन्हें छीन लिया गया तो वह उन्हें क्षतिपूर्ति देने में असमर्थ होगा। उसकी बहू बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए बुढ़िया ने उससे घर की आखिरी 2 बूढ़ी मुर्गियां बेचने को कहा। वह अपने पोते के जन्म के लिए पैसे ले जा रहा था। वह क्या करने जा रहा था? भाइयों, हमला करो। ठीक है, भाई दाओ। अंकल दाओ, सू जियाओक्सियाओ ने शांति से कहा, मेरी चीजें बैलगाड़ी पर हैं। ओह, झांग दाओ ने इशारा किया और उन दोनों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उसने फीकी मुस्कान के साथ सू जियाओक्सियाओ की ओर देखा। मेरी भतीजी की चीजें कौन सी हैं? सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया, वे सभी मेरी चीजें हैं। झांग दाओ ने भौहें चढ़ा ली और उनकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। बूढ़े ली ने आश्चर्य से सू जियाओक्सियाओ की ओर देखा। बेशक, उसने यह नहीं सोचा था कि फेटिसू उसकी रक्षा कर रहा था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि फेटिसू वास्तव में शहर में गुंडों से चीजें छीनने का साहस कर रहा था। झांग दाओ सू जियाओक्सियाओ के पास आए। सू जियाओक्सियाओ बैठा और वह खड़ा रहा। उसने सीधे सू जियाओक्सियाओ को देखा। क्या आप आश्वस्त हैं कि कार में सब कुछ आपका है? अंकल दाओ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सू जियाओक्सियाओ शांत थी, जैसे कि उसे उसकी आंखों और लहजे में खतरा महसूस नहीं हुआ हो। झांग दाओ ने व्यंग्य किया, मेरी भतीजी पहले से अलग है। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराई, मैं बड़ी हो गई हूँ। कितनी शांत लड़की है। झांग दाओ ने ओल्डली की ओर देखा। बूढ़े ली ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। किसी भी हालत में उसे लूट लिया जाएगा, चाहे वह फेट लास्सू द्वारा किया गया हो या इन लोगों द्वारा, यह सब उसके लिए समान था। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, अंकल दाओ ने कहा था कि वो मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। वो अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे, है ना? झांग दाओ ने अपनी मुठियां भींच ली और ओल्डली का कॉलर पकड़ लिया। अपनी चांदी सौंप दो। बूढ़े ली ने अपने पैसे के थैले को छुआ, लेकिन केवल कुछ कम तांबे के सिक्के ही निकाले। उसके पैसे कहाँ थे? सू जियाओक्सियाओ ने अफसोस के साथ कहा, लगता है अंकल दाओ आज बदकिस्मत हैं। झांग दाओ ने अपनी बाईं मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि वह टूट गई। हम्फ, उसने गुस्से में बूढ़े ली को जाने दिया। सू जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल दाओ, ध्यान रखना। फिर उसने शांति से ओल्डली से कहा, जल्दी करो और गांव लौट जाओ। तुम मेरे पिता को कब तक इंतजार कराना चाहते हो? मैं। बूढ़ेली का दिल अपने 200 तांबे के सिक्कों के लिए पसीज गया। उसकी मेहनत की कमाई, कौन सा गंदा हाथ इसे ले गया? सू जियाओक्सियाओ ने चाबुक छीन लिया और बैलगाड़ी को भगा दिया। झांग दाओ ने बैलगाड़ी को उदासीनता से देखा। अचानक उसे ज्वार की सुगंध महसूस हुई। सू चेंग ने शराब नहीं पी। वह चिल्लाया,
वहीं रुको। अरे नहीं, उसने खुद को बेनकाब कर दिया था। झांग दाओ कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने सू चेंग को उनकी पिछली दोस्ती के कारण कुछ चेहरा नहीं दिया, बल्कि इसलिए कि वे दोनों अपने काम से काम रखते थे। फिर भी इस लड़की ने वास्तव में उसे धोखा दिया। उसने उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया। उसके पास इस लड़की को सबक सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़े भाई, वह छोटी लड़की, उसे सबक सिखाओ, उसे कुछ बार झुकने दो और अपनी चीजें पीछे छोड़ दो। वे जानते थे कि यह कैसे करना है। वे इससे बहुत परिचित थे। दो हटे कटते आदमी सू जियाओक्सियाओ की ओर बढ़े। बैलगाड़ी कोई गाड़ी नहीं थी। यह तेजी से नहीं चल सका। इसलिए जिस क्षण उसे पता चला कि उसने खुद को उजागर कर दिया है, सू जियाओक्सियाओ को पता था कि एक भयंकर युद्ध अपरिहार्य था। उसने जमीन पर छाया को देखा, सुअर का बच्चा उठाया जो उसने अभी खरीदा था, और उसे वापस लात मारी। तेज, सटीक और निर्मम। यह उसके चेहरे पर लगा। वह हट्टा कट्टा आदमी जोर से पीछे गिर पड़ा। उसका दिमाग घूम रहा था और उसकी आंखें सितारों से भर गईं। हालांकि यह कदम केवल एक व्यक्ति को नीचे गिरा सकता था। दूसरे व्यक्ति ने सू जियाओक्सियाओ की आस्तीन पकड़ ली। सू जियाओक्सियाओ ने बिना कुछ कहे उसे लात मार दी। हर कोई 200 पाउंड के मोटे आदमी की लात का सामना नहीं कर सकता। दूसरे पक्ष की एक पसली मौके पर ही टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून बहने लगा। इन दोनों से निपटना आसान था, लेकिन झांग दाओ से नहीं। वह सच्चा मार्शल आर्टिस्ट था और पहले भी मारने के लिए सरकारी दफ्तर में घुस चुका था। सू जियाओक्सियाओ के वर्तमान मोटे शरीर के साथ उसका उससे कोई मुकाबला नहीं था। पहले कदम ने सू जियाओक्सियाओ को बैलगाड़ी से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से उसकी चर्बी मोटी थी और वह घायल नहीं हुई थी। लेकिन झांग दाओ की दूसरी चाल आई। सू जियाओक्सियाओ इससे बच सकती थी, लेकिन ओल्डली उसके पीछे था। यदि यह स्लैश ओल्डली पर लगा, तो वह मर जाएगा। सू जियाओक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए और उसे रोकने के लिए अपनी गोल मटोल भुजा ऊपर उठाई। इसे ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन उसके हाथ के पिछले हिस्से को भी खरोंच दिया गया था। यह मुझे अपना अंतिम कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। सू जियाओक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए और झांग डाओ के पीछे चिल्लाया, पिताजी, आप यहाँ हैं। झांग डाओ पलट गया। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, वह सू जियाओक्सियाओ को पकड़ने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन सू जियाओक्सियाओ कहीं दिखाई नहीं दिया। मोटू कहाँ था? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक के बाद एक कदमों की भारी आवाज से जमीन कांपने लगती थी। झांग डाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ऊपर देखा। मैं यहाँ हूँ। पहाड़ों को उखाड़ने की शक्ति अद्वितीय थी। सू जियाओक्सियाओ ने बैलगाड़ी पर कदम रखा और झांग दाओ की ओर कूद गया। झांग डाओ को बाहर कर दिया गया। वो एक मेढक की तरह जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और उसकी आंखें पीछे की ओर घूम रही थीं। सू जियाओक्सियाओ थक गया था। वो जमीन पर लेट गई और हाँफने लगी। यह शरीर बहुत मोटा था, बहुत मोटा, बहुत मोटा। अगर यह उसकी पिछली जिंदगी होती, तो वह इतनी बेदम न होती। वह अपना वजन कम करना चाहती थी। उसे भूखा मरना पड़ा। वापस जाते समय सू जियाओक्सियाओ एक राक्षस की तरह ठंडा था। ओल्डली ने सोचा कि उसका किसी से झगड़ा हुआ है और उसका मूड खराब है। उसने सू परिवार के लिए बैलगाड़ी चलाई और सब कुछ ले जाने के लिए सू जियाओक्सियाओ का इंतजार किया। अप्रत्याशित रूप से सू जियाओक्सियाओ ने केवल अपनी चीजें ली और ठंडे स्वर में दरवाजा बंद कर दिया। वह मौके पर ही सन्न रह गया। क्या फेट लास्सू ने इन चीजों को छीनने के लिए उन लोगों से लड़ाई नहीं की? वह स्तब्ध होकर वापस बैलगाड़ी पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी चीज पर पैर रख दिया हो। उसने नीचे देखा और पाया कि यह उसका खोया हुआ पैसों वाला बैग था। यह सही नहीं है। उसने अभी अभी इसकी तलाश की थी। यह स्पष्ट रूप से बैलगाड़ी पर नहीं था। उसने जटिल भाव से सू परिवार के घर के बंद दरवाजे की ओर देखा। सू जियाओक्सियाओ के घर लौटने के बाद वह सीधे अपने कमरे में चली गई। वह आहत थी। अपने पिछले जीवन में
वह चाकुओं और बंदूकों से घायल हो गई थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि उसके शरीर के दर्द रिसेप्टर्स असामान्य रूप से विकसित थे। अपने पिछले जीवन की तुलना में वह दर्द से कम 10 गुना अधिक डरती थी। अब चूंकि आसपास कोई नहीं था, आखिरकार वह इसे और नहीं रोक सकी। उसने अपने घायल हाथ के पिछले हिस्से को देखा और चिल्लाई, दर्द हो रहा है। जब ओडली घर लौटा तो लगभग अंधेरा हो चुका था। मैडम कियान दहलीज पर बैठी और अपने पोते को खाना खिलाती रहीं, समय समय पर उत्सुकता से बाहर देखती रहीं। तुम्हारे दादाजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैडम कियान बुदबुदाया। वह सुबह सुबह बाहर चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ी मुर्गी बेची न जा सके? दादाजी, 3 साल के पोते ने रात में थके हुए बूढ़े ली की ओर इशारा किया। मैडम कियान जल्दी से अपने पोते को घर में ले आई और अपनी बहू को उसे खिलाने दिया। फिर वह ओडली को लेने के लिए आगे बढ़ी। तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? क्या तुमने चिकन बेचा? उसने कार की ओर देखा। बेच दिया, ओडली ने कहा। लोगों के लिए चीजों का क्या? उसने फिर पूछा। ओडली ने उत्तर दिया, मैंने वे सभी खरीदे और उन्हें भेज दिया। कियान ने उसे अजीब नजरों से देखा। मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। क्या गलत है? रास्ते में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर ओडली के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। मैं आज फेटलेस के साथ वापस आया। मैडम कियान हौंफने लगी। उस मनहूस लड़की ने तुमसे पैसे ऐंठे? नहीं, उसने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया। वो फिर से बिना कुछ लिए आपकी गाड़ी में बैठ गई? नहीं। ओल्डली ने पैसों का थैला खोला। उसने गिनती कर ली थी। न केवल एक भी तांबे का सिक्का गायब नहीं था बल्कि 10 और भी थे। उसने यात्रा के लिए भुगतान किया। मैडम कियान का जबड़ा टूट गया। ओल्डली ने आगे कहा, उसने शहर में गुंडों को भी खदेड़ दिया। मैडम कियान अवाक रह गईं। सू परिवार में सू जियाओक्सियाओ के चेहरे से आंसू बह निकले। ऐसा नहीं था कि वह रोना चाहती थी। यह इस शरीर की प्रवृत्ति थी। न केवल यह शरीर आम लोगों से अलग महसूस होता था, बल्कि उसकी आंसू नलिकाएं भी असाधारण रूप से विकसित थीं। वह उन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाई। सेना में अपने पिछले जीवन में उनके परिणाम सभी पहलुओं में उत्कृष्ट थे। उनकी सहन शक्ति, निशानेबाजी और युद्ध कौशल लगभग किसी से पीछे नहीं थे। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने काफी मेहनत की थी। देखने से यह सच था कि उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसकी मजबूत काया और जीन जन्मजात थे। इस शव के रोने के बाद सू जियाओक्सियाओ ने रसोई में जाने से पहले खुद को कीटाणु रहित करने के लिए एक आयोडोफो निकाला। सू चेंग और सू एर्गो ने रसोई में आग जलाई, गर्म पानी उबाला और तीनों बच्चों के बाल धोए। दरवाजा कसकर बंद था, इसलिए उन्हें रसोई के बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जब सू जियाओक्सियाओ ने धक्का देकर दरवाजा खोला, तो सू चेंग गंभीर भाव के साथ 3 बच्चों को शिक्षित कर रहा था। आज से आपका नाम सू दाहू है। आपका नाम सू एरहू है। आपका नाम सू शियाओहू है। तीनों बच्चे गीले बालों के साथ लकड़ी के बेसिन में नग्न बैठे थे। उन्होंने भ्रमित भावों से सू चेंग की ओर देखा। सू एर्गो चूल्हे के पीछे बैठ गया और कुछ शकरकंद भूनते समय चूल्हे में जलाओ लकड़ी डाल दी। हवा प्रकाश के विपरीत बही। सू चेंग ने पलटकर आश्चर्य से कहा, दया, तुम वापस आ गए। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। तीनों बच्चों ने भी सू जियाओक्सियाओ की ओर देखा। वे मूर्ख और प्यारे थे। बहन, सू एर्गो चिल्लाया। सू जियाओक्सियाओ की नजर अस्त व्यस्त रसोई पर पड़ी। एक दिन तक इसे न देखने के बाद यह फिर से बड़े पैमाने पर कार दुर्घटना का दृश्य बन गया था। उन्हें भविष्य में रसोई में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पिताजी, एर्गो, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे का अभिवादन करना था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और घर फिर से गर्म हो गया। सू चेंग ने अपने पैर से एक छोटा स्टूल फंसाया और अपनी बेटी के लिए बैठ गया। सू जियाओक्सियाओ बैठ गया। पिताजी, क्या आप अभी उनका नाम बता रहे थे? सू चेंग ने कहा, यह सही है। सू दाहू, सू एरू, सू शियाओहू। यह कैसा है? पिताजी ने जो नाम दिए हैं वे बहुत सुखद हैं।
अपने और सू एर्गो के नाम के बारे में सोचते हुए सू जियाओक्सियाओ को मूल रूप से सू चेंग के नामकरण मानकों की उच्च उम्मीदें नहीं थीं। सू जियाओक्सियाओ ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा लगता है कि वे मेरे और एर्गो की ही पीढ़ी के हैं? सू चेंग ने कहा, वास्तव में। रहने भी दो, वह उन्हें जो चाहे कह सकता था। ये तो बस कुछ उपनाम थे। कुछ सोचते हुए सू जियाओक्सियाओ ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सबसे बड़ा कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है? सू चेंग ने अपने बाल खोले और उनके सिर की ओर इशारा किया। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। सबसे बड़ा, बीच वाला, तीसरा। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। पिता सू तीनों बच्चों को नहलाते रहे। सू जियाओक्सियाओ अपनी ड्रेसिंग बदलने के लिए वेई टिंग के घर गए। घाव ठीक था, उसने इसे खूबसूरती से सिल दिया था, लेकिन उसे अभी भी हल्का बुखार था और उसका शरीर बहुत कमजोर था। 2 गंभीर चोटों से निपटने के बाद सू जियाओक्सियाओ ने अपनी बाकी चोटों पर सूजन रोधी और दर्द निवारक मरहम लगाया। मैं सचमुच थक गया हूँ। सू जियाओक्सियाओ बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। पूरी सुबह काम करने, चीजें खरीदने और पूरे रास्ते संघर्ष करने के बाद वह थक गई थी। वेई टिंग हौंफने लगे। सू जियाओक्सियाओ ने गुनगुनाया, तुम जाग रहे हो। वेई टिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनमें सतर्कता की झलक दिखाई दे रही थी। सू जियाओक्सियाओ ने गुर्राया, आप किससे बचाव कर रहे हैं? आप चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह हैं। आपको मारना चींटी को मारने से ज्यादा आसान है। वेई टिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और आंखें बंद कर ली। सू जियाओक्सियाओ ने स्टूल पर रखे कटोरे और चॉपस्टिक को देखा। मूल रूप से वहां 2 उबले हुए शकरकंद केक थे जो वह जाने से पहले लाई थी। आधा ही बचा था। तुम दिन में जाग रहे थे? उसने पूछा। वेई टिंग कैसे नहीं जागे थे? यहाँ तक उन्होंने उसके परिवार से भी गहराई से बातचीत की थी। उसे पहले से ही पता था कि तीनों बच्चे यहीं हैं। कल उसने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन वास्तव में इस महिला ने झूठ बोला और कहा कि उसे नहीं पता। उसे व्यर्थ ही चिंता थी। क्या मेरे पिता को पता है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। वेई टिंग ने उसे ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। सू जियाओक्सियाओ को खांसी हुई। लगता है वह यही था। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? वेई टिंग की आंखें ठंडी थीं। उन्होंने कहा कि किसी ने मुझ पर हमला किया। उन्होंने ही दूसरे पक्ष को भगाया और मुझे और मेरे बच्चों को बचाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुद को उन्हें सौंप दूं और आपके सुपरिवार का दामाद बन जाऊं। खांसी, खांसी, खांसी। सू जियाओक्सियाओ का दम घुट गया। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? वेई टिंग ने मजाक उड़ाया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि जिस व्यक्ति ने मुझ पर पीछे से हमला किया वह तुम्हारे पिता थे? उसने इसे नहीं देखा, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने दूसरे पक्ष की आवाज सुनी। आप चाहते हैं कि मैं एक चोर से शादी करूं और उसे अपने ससुर के रूप में स्वीकार करूं? सपना देखिए। यह बहुत अजीब होगा। सू जियाओक्सियाओ ने गुस्से से अपना सिर खुजाया। वेई टिंग ने ठंडी आवाज में कहा। अचानक सू जियाओक्सियाओ उसके पास पहुंच गया। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? उसने सावधानी से पूछा। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी ठुड्डी उठाई और नीचे उसकी ओर देखा। हालांकि मेरे पिता ने तुम्हें अपहरण कर लिया था, मैंने भी तुम्हारे साथ व्यवहार किया। हम बराबर हैं। चूंकि तुम अपने आप को मुझे देने का इरादा नहीं रखते, इसलिए हमें अपने बीच हिसाब बराबर करना होगा। भोजन शुल्क, आवास शुल्क, चिकित्सा शुल्क, देखभाल शुल्क, प्रतिदिन 20 टन, प्रति माह 500 टन, बाल सहायता शुल्क के लिए 100 टन, 3 बच्चों के लिए 300 टन। यह अब तय हो गया है, कोई क्रेडिट नहीं। चरमराहट। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। सू चेंग अंदर चला गया। दया, बच्चे नहा चुके हैं। क्या मेरा दामाद जाग रहा है? सू जियाओक्सियाओ सोच रही थी, क्या दामाद? आपने पहले ही खुद को उजागर कर दिया है, ठीक है। वेई टिंग ने सू चेंग की ओर देखा और मुस्कुराए। पिताजी, मुझे भूख लगी है। सू जियाओक्सियाओ हक्का बक्का रह गई। वेई टिंग, आपकी ईमानदारी कहाँ है?
उसने कसम खाई थी कि वो कभी किसी चोर से शादी नहीं करेगा और कभी किसी चोर को अपना ससुर नहीं मानेगा। उसने पलक झपकते ही अपना मन क्यों बदल लिया। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गई। सू चेंग ने इस अभिवादन को स्वीकार किया और शांति से उत्तर दिया, तुम्हें भूख लगी है? ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं, सू जियाओक्सियाओ उसे रोकना चाहती थी, लेकिन सू चेंग पहले ही मुड़कर चला गया था। सू चेंग के रसोई में जाने के बाद वेई टिंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह अपने ठंडे स्वभाव में लौट आया। सू जियाओक्सियाओ का मोटा चेहरा काला पड़ गया। आपने यह जानबूझकर किया? वेई टिंग ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। और क्या क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा पति बनने को तैयार हो जाऊंगा? सू जियाओक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए। यदि आप यह नहीं करना चाहते हैं, तो मैं इसे लेने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपको तुरंत सरकारी कार्यालय भेज दूंगी। आइए देखें कि आप कैसे अनुचित हो सकते हैं। वेई टिंग ने शांति से कहा, पूरा गांव जानता है कि हम शादीशुदा हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं सरकारी कार्यालय में प्रवेश करूंगा तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा? क्या चल रहा था? क्या उसे शादी के बारे में बताया भी गया था? सू जियाओक्सियाओ ने गुस्से में कहा, इसमें डरने की क्या बात है? बाहर जाओ और चारों ओर पूछो, क्या मैं, सू दया कभी डरे हैं? वेई टिंग ने अहंकारपूर्वक और सुरुचिपूर्ण ढंग से अपनी आंखें उठाईं। क्या ऐसा है? वह रोने वाली बच्ची कौन थी जो घर में छिपकर रो रही थी? सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गई। सू जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, यह मैं नहीं था। मैंने नहीं किया। वेई टिंग ने व्यंग्य किया। हाँ, ये तुम नहीं थे। यह एक पिल्ला रो रहा था। सू जियाओक्सियाओ उसे काटकर मार डालना चाहती थी। रुको, इस आदमी ने उसका रोना सुना। क्या इसका मतलब यह है कि वो बहुत पहले ही जाग गया था? अभी अभी उसने उसकी ड्रेसिंग बदली थी और उसका तापमान मापा था। क्या वह पूरे समय मरने का नाटक कर रहा था? बहुत अच्छा, दो खेल खेल सकते हैं। सू जियाओक्सियाओ, जो एक सेकंड पहले गुस्से में छोटी पफरफिश की तरह थी, अचानक एक आज्ञाकारी और आकर्षक मुस्कान प्रकट की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुंदरता का लालच कर रहा हूँ? वेई टिंग ने व्यंग्य किया। क्या तुम नहीं हो? हे। सू जियाओक्सियाओ एक छोटा सा कांस्य दर्पण लाने के लिए अपने कमरे में गई और उसे उसके सामने रख दिया। वेई टिंग को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने अवचेतन रूप से कांस्य दर्पण में देखा। तभी उसका शरीर कांप उठा। किसी की अभिव्यक्ति को देखकर सू जियाओक्सियाओ को खुशी महसूस हुई। बिल को पीछे छोड़ते हुए, नहीं, दवा। वो बहुत जोश में घर से निकली और अपनी पैंट ऊपर करने से खुद को नहीं रोक सकी। सू जियाओक्सियाओ रसोई में गई और कहा कि वह रात का खाना बनाएगी। वह वास्तव में डैडी सू और सू एर्गो को रसोई में परेशानी पैदा करते हुए नहीं देख सकती थी, जिसे उसने कड़ी मेहनत से साफ किया था। इस पर उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वे बहुत सहमत थे। मूल रूप से वे अकेली लड़की को खाना बनाने देना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से उन्होंने सू जियाओक्सियाओ का खाना चखा, उनके लिए सू चेंग का खाना निगलना मुश्किल हो गया। खासकर जब से सू जियाओक्सियाओ दोपहर के समय आसपास नहीं था, परिवार को फिर से सू चेंग का खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एहसास बस इतना था। सू जियाओक्सियाओ ने ब्रेस्ड पोर्क का एक बर्तन, टोफू आंतों का एक कटोरा, उबले हुए अंडे का एक बड़ा कटोरा, उबले हुए अंडे के 3 छोटे कटोरे और गोभी की एक प्लेट बनाई। उसने कुछ मूली के टुकड़े मिलाए। व्यंजनों से भरी मेज को देखकर सू एर्गो अवाक रह गई। क्या हमारा परिवार नया साल मनाने जा रहा है? नहीं, नए साल में उन्होंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। तीनों बच्चे अब और इंतजार नहीं कर सके और मेज के चारों ओर लार टपकाने लगे। उन्होंने रसोई में खाना खाया। सबसे पहले, यह गर्म था। दूसरे, रसोई में एक छोटी सी मेज थी। तीनों बच्चे अपने मल से उस तक पहुंच सकते थे। वेई टिंग का आहार हल्का होना आवश्यक था। सू जियाओक्सियाओ ने अकेले उसके लिए कुछ गोभी और दुबले मांस का दलिया पकाया और एर्गो से उसके लिए उबले हुए अंडे का एक कटोरा लेने को कहा। जब एर्गो वापस लौटा,
तो परिवार ने आधिकारिक तौर पर खाना शुरू कर दिया। हालांकि जब सू चेंग और सू एर्गो ने टोफू आंतों का बड़ा कटोरा देखा तो उन्होंने और खाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इसे एक बार एक रिश्तेदार के घर पर खाया था और इसका स्वाद बहुत खराब था। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? सू जियाओक्सियाओ ने उन दोनों को अजीब नजरों से देखा। 3 बच्चे इसे नहीं खा सकते थे क्योंकि यह बहुत मसालेदार था, लेकिन इन दोनों को तेज स्वाद वाला भोजन पसंद था। सू एर्गो ने खुद को संभाला और एक टुकड़ा उठाया। सू चेंग के कटोरे में डालने से पहले वह एक पल के लिए झिझके। पिताजी, पहले खाओ। सू चेंग के मुंह के कोने हिल गए। उसने वसा आंत को उठाया और सू एर्गो के कटोरे में रख दिया। इसे खाएं। दीदी, खाओ। सू एर्गो ने इसे सू जियाओक्सियाओ को दे दिया। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। कुछ देर रुकने के बाद उसने आश्चर्य से सू चेंग की ओर देखा। पिताजी, मुझे यह मत कहिए कि आप इसे खाने की हिम्मत नहीं करते। सू चेंग ने हकलाते हुए कहा, कैसे कैसे कैसे? सू जियाओक्सियाओ सिसकने लगा। तो अब तुम मुझ पर विश्वास मत करो। सू चेंग कांप उठा। हा। सू जियाओक्सियाओ सू चेंग की प्रतिक्रिया से चकित हो गया और आगे पीछे होने लगा। सू एर्गो ने असमंजस में अपनी बहन की ओर देखा। क्या उसकी बहन गंभीर रूप से बीमार थी? क्या उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था? सू जियाओक्सियाओ ने संतुष्टि से खाना जारी रखा। यह परिवार सचमुच मजेदार था। अपने पिछले जीवन में वह एक बहुत ही गंभीर परिवार में पली बड़ी थी। उनकी मां एक व्यवसायी महिला थी और उनके पिता एक शोध प्रोफेसर थे। उनमें से एक के पास अंतहीन बैठकें थीं और दूसरे के पास अंतहीन शोध था। घर हमेशा ठंडा और खाली रहता था। सिर्फ सेक्रेटरी और नानी ही नजर आ रही थीं। उसने यह भी सोचा था कि वह एक गंभीर व्यक्ति थी। अंत में सू चेंग और सू एर्गो ने स्वाभाविक रूप से पकवान खाया और रुक नहीं सके। अंत में उनमें से किसी ने भी दूसरे के सामने हार नहीं मानी। सू जियाओक्सियाओ ने बेरहमी से इसे छीन लिया। क्या आप वजन कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? उन दोनों ने उसकी ओर नाराजगी से देखा। सू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ फैलाए। मैं एक दिन से डाइट पर हूँ। मैं खुद को पुरस्कृत कर रहा हूँ। मैं कल भी जारी रखूंगा। उसी समय उसने ब्रेस्ड पोर्क की प्लेट का बचा हुआ आधा भाग खत्म कर दिया। सू चेंग और सू एर्गो अवाक थे। रात के खाने के बाद सू जियाओक्सियाओ ने बचे हुए मांस और सुअर के मांस को साफ किया, उस पर नमक लगाया और उसे पिछवाड़े में शेल्फ पर लटका दिया। सू जियाओक्सियाओ ने यह नहीं छिपाया कि उसे इतनी सारी चीजें खरीदने के लिए पैसे कहां से मिले और उसने अपने परिवार को बताया कि उसने हे टोंगशेंग से सगाई का उपहार वापस करने के लिए कहा था। 15 टन बचे हैं। उन्होंने एक IOU लिखा है और इसे 3 दिनों के भीतर वापस कर देंगे। जैसे ही सू एर्गो ने उसे मांस सुखाने में मदद की, उसने खर्राटे भरने शुरू कर दिए। कम से कम वह अपनी जगह जानता है। अगर उसने अपने शब्दों से पीछे हटने की हिम्मत की, तो मैं उसके घर जाऊंगा और उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। सू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ धोए और शहर से खरीदे गए कपड़े बाहर निकाले। वह सिलाई के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए वह केवल तैयार कपड़े ही खरीदती थी। उसे उन्हें कपड़े आजमाने देना पड़ा। यदि वे उपयुक्त नहीं होते, तो वह उन्हें बदलने के लिए कल शहर लाती। पिताजी, क्या आप वहाँ हैं? सू जियाओक्सियाओ ने दरवाजा खटखटाया। हाँ, सू चेंग ने कहा। सू जियाओक्सियाओ ने धक्का देकर दरवाजा खोला और प्रवेश किया। सू चेंग एक स्टूल पर बैठा था, एक मंद तेल का दीपक जला रहा था और सू एर्गो के सूती कपड़ों में से एक को अनाड़ी ढंग से ठीक कर रहा था। मेजबान की मां का निधन जल्दी हो गया था और सू चेंग पिता और मां दोनों थे। घर के कपड़े वही ठीक करते थे, लेकिन उसने एक भयानक काम किया और इससे गांव वाले हमेशा हंसते रहे। क्या गलत है, दाया? सू चेंग ने पूछा। सू जियाओक्सियाओ ने सू चेंग की खुरदरी उंगलियों पर सुई के निशान को देखा और कहा, एर्गो बड़ा हो गया है। यह सूती शर्ट बहुत छोटी है। इसे ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसके लिए एक नई शर्ट खरीदी है। आह, ठीक है।
सू चेंग आश्चर्यचकित था। यह पहली बार था जब सू दया ने सू एर्गो के लिए कपड़े खरीदे। अतीत में जब वह सड़कों पर जाती थी तो अपने लिए भोजन या रूज और मेकअप खरीदती थी। सू चेंग ने सोचा कि वह इस बारे में बात करने के लिए यहाँ आई थी। उसने एर्गो के कपड़े एक तरफ रख दिए और अपनी पुरानी सूती शर्ट उठा ली। उनकी सूती शर्ट सबसे खराब थी। तुम्हें अपना सुधार करने की भी जरूरत नहीं है, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। सू चेंग स्तब्ध रह गया। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, यह बहुत महंगा नहीं है। भविष्य में जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं आपके लिए कुछ बेहतर खरीदूंगा। सू चेंग ने अपनी बेटी द्वारा सौंपी गई एकदम नई सूती शर्ट को देखा और उसकी आंखें लाल हो गई। सू जियाओक्सियाओ ने बुदबुदाते हुए कहा, यह सिर्फ कपड़ों का एक टुकड़ा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सू चेंग को अपने गले में एक गांठ महसूस हुई। यह पहली बार है जब तुमने मेरे लिए कपड़े बनाए। मैंने इसे खरीदा। वही बात है। लेकिन सू जियाओक्सियाओ को लगा कि यह बहुत अलग है। उसने फादर सू की ओर देखा, न जाने क्या किया। सिंघहुआ गांव के तानाशाह की वास्तव में ऐसी प्रतिक्रिया थी जब उसे अपनी बेटी से सूती गद्देदार कपड़े मिले। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। बूढ़े सू चेंग को राहत मिली और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। शादी के बाद आप अलग हो गए हैं। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। चिंता मत करो, मैं अपने दामाद के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। नहीं, इसका वेई टिंग से क्या लेना देना था। वह वही थी जिसने कपड़े खरीदे थे। उस आदमी ने एक उंगली भी नहीं हिलाई। वह उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था? उसे उसकी पिटाई करनी चाहिए। दया, देर हो रही है। आराम करो, सू चेंग ने सू जियाओक्सियाओ से कहा। ओह, सू जियाओक्सियाओ ने कहा, तो तुम्हें भी जल्दी सोना चाहिए। सू चेंग ने सिर हिलाया। सू जियाओक्सियाओ मुड़ा और बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही अंदर से रोने की आवाज आई। घर में पिता सू सूती कपड़े पकड़े हुए थे जो उनकी बेटी ने उन्हें दिए थे। बेचारा रो रहा था। सू जियाओक्सियाओ का मोटा शरीर कांप उठा। क्या गांव वालों को पता था कि अत्याचारी आंसू बहा सकता है? सू जियाओक्सियाओ सू एर्गो की तलाश के लिए पिछवाड़े में गया। सू एर्गो ने पिछवाड़े में ठंडा स्नान किया। सू चेंग ने उसे यही सिखाया था। उन्होंने कहा कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से शरीर में सुधार हो सकता है। सू एर्गो जब 8 साल का था तब से उसने गर्म पानी से स्नान नहीं किया था। उसका शरीर सचमुच अच्छा था। सू जियाओक्सियाओ को गंभीरता से संदेह था कि सू चेंग सू एर्गो के लिए पानी उबालने में बहुत आलसी था। एर्गो, बहन। सू एर्गो ने अपने सिर पर ठंडे पानी का एक बेसिन डाला ही था कि उसे एहसास हुआ कि सू जियाओक्सियाओ वहां आ गया है। हवा ठंडी थी और उसने केवल एक जोड़ी गीली पैंट पहनी हुई थी। सू जियाओक्सियाओ को ठंड महसूस हुई। मैंने आपके लिए एक सूती शर्ट खरीदी है। मैं इसे बाद में आपके कमरे में लाऊंगा। स्नान करने के बाद इसे आजमाएं। अगर यह फिट नहीं आती है तो मुझे बताएं। मैं इसे शहर में बदल दूंगा। ठीक है। सू एर्गो तुरंत सहमत हो गई और स्नान करना जारी रखा। यह देखकर कि सू जियाओक्सियाओ अभी भी उसे घूर रहा था, वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, दीदी, क्या कुछ और है? सू जियाओक्सियाओ ने सावधानी से उसका आकार बढ़ाया। क्या आप रोने वाले हैं? सू एर्गो स्तब्ध रह गया और उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं क्यों रोऊं? सू जियाओक्सियाओ ने अपना हाथ लहराया। तो फिर ठीक है, जल्दी करो और धो लो। सर्दी न लग जाए। ऐसा लगता था कि सू एर्गो परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे रोने की आदत नहीं थी। सरचित रहना अच्छा था। सू जियाओक्सियाओ सू एर्गो के घर गए। तीनों बच्चे बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे लकड़ी के गुटकों से खेल रहे थे। यह कुछ ऐसा था जिसे मेजबान और सू एर्गो ने तब खेला था जब वे छोटे थे। आज सू चेंग ने इसे बॉक्स से बाहर निकालने में बहुत प्रयास किया। बच्चे न तो रोते थे और न ही हंगामा करते थे। वे बिना किसी को देखे अकेले खेल सकते थे। पड़ोस के नियुदान की तुलना में उनकी देखभाल करना बहुत आसान था। सू जियाओक्सियाओ कपड़े लेकर चला गया। तीनों छोटे बच्चों ने उसकी ओर प्यारी आंखों से देखा, थोड़ा शर्माते हुए। सू जियाओक्सियाओ का दिल उमड़ने वाला था।
हालांकि उनके पिता अविश्वसनीय थे, तीनों बच्चे सचमुच बहुत प्यारे थे। वे पिछले जीवन में खरीदी गई गुड़ियों से भी अधिक प्यारी थीं। सू जियाओक्सियाओ ने बिस्तर के सिरहाने बिल्कुल नए कपड़ों का ढेर रखा और उन तीनों को 3 सेट दिए। उसने उन्हें सुबह ही पहना था और मोटे तौर पर उनका आकार जानती थी। उसने जो सूती कपड़े खरीदे थे वे सभी उन पर अच्छे से फिट होते थे। खड़ी हो जाओ और मुझे देखने दो, उसने कहा। वे तीनों आज्ञाकारी ढंग से खड़े हो गए और बिस्तर के चारों ओर कूद पड़े। पैंट बिल्कुल सही आकार की थी। वे गिरेंगे नहीं और इतने लंबे नहीं थे कि उन पर ठोकर खाई जा सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सोने का समय हो गया है। सू जियाओक्सियाओ ने बिस्तर पर खिलौने हटा दिए और कंबल बिछा दिया। उसने उन तीनों के कपड़े उतारे और उन्हें कंबल में भर दिया। वह नहीं जानती थी कि तीनों बच्चे अंधेरे से डरते थे या नहीं। जब वह छोटी थी तो वह डरती थी। उसने मेज पर एक तेल का दीपक छोड़ा और उनके कंबलों की जांच की। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाली थी, उन तीनों में से किसी ने अचानक उसकी मां को बुलाया। सू जियाओक्सियाओ लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। किसने बुलाया? उसने आश्चर्य से कंबल के नीचे 3 छोटे बच्चों को देखा। उन तीनों ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। उसने उसे सख्ती से सुधारा। आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते, समझे? मैं तुम्हारी मां नहीं हूँ। तीनों छोटे बच्चे उसे देखते रहे। उसने आह भरी। रहने भी दो, वे अभी भी जवान थे। उसने सुना कि बच्चे वही कहते हैं जो पहली बार बोलना सीखते समय उनके मन में आता है। उसके पिछले जीवन में कई बच्चे अपरिचित महिलाओं को मां कहते थे। उन्हें वैसा ही होना चाहिए। सू जियाओक्सियाओ आखिरकार वेई टिंग के कमरे में गया। वह वेई टिंग के प्रति इतनी विनम्र नहीं थी और उसने उस पर कपड़े फेंक दिए। वेई टिंग सोने ही वाला था कि वह फिर से उठा। आप, हम्फ। सू जियाओक्सियाओ ने गर्व से अपना सिर घुमाया और बिना पीछे देखे चली गई। अगले दिन सू जियाओक्सियाओ हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से ड्रेसिंग उतार दी। यह ड्रेसिंग उनकी त्वचा की बनावट के काफी करीब थी। यदि कोई ध्यान से न देखे तो यह दिखाई नहीं देता था। इसलिए घर पर किसी को भी ध्यान नहीं आया कि वो घायल हो गई है। अनुसंधान भवन में नई दवा वास्तव में उपयोगी है। इसने एक ही रात में इतना गहरा घाव ठीक कर दिया। देखकर यह बिना किसी निशान के 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। यह एक सुखद आश्चर्य था। उसने अपने कपड़े बदले और नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली गई। उसे आश्चर्य हुआ, वेई टिंग के अलावा बाकी सभी लोग उठे और नए सूती कपड़े पहने जो सू जियाओक्सियाओ ने खरीदे थे। बच्चों का जल्दी उठना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन क्या फादर सू और सू एर्गो ने सुबह देर तक अपनी आंखें नहीं खोलीं? उसने कल सू एर्गो को पकड़ने में बहुत मेहनत की थी। आज मौसम अच्छा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं, सू चेंग ने कहा। पिताजी सही कह रहे हैं, सू एर्गो ने कहा। तीनों छोटे बच्चों ने सिर हिलाया। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, आपने नाश्ता नहीं किया है। जब मैं वापस आऊंगा तो हम खाएंगे। इसके साथ ही सू चेंग सू एर्गो और 3 बच्चों के साथ चल गए। वे जिस पहली ग्रामीण महिला से मिले वह आंटी झोऊ थी, जो मूली खोदने गई थीं। आंटी झोऊ ने टोकरी को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सू चेंग अहंकारपूर्वक आगे बढ़ा और अपनी आस्तीन थपथपाई। नए कपड़े। आंटी झोऊ भ्रमित थीं। सू चेंग ने कहा, मेरी बेटी ने इसे खरीदा। सू एर्गो ने कहा, मेरी बहन ने इसे खरीदा। 3 छोटे बच्चे, माँ ने इसे खरीदा। आंटी झोऊ डेडपैन फेस एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दे सकी। शहर के एक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सक ने झांग दाव की आखिरी चोट का इलाज किया। सू जियाओक्सियाओ ने बहुत नुकसान किया था। उसकी 3 पसलियां टूट गईं। यदि उसका शरीर पूरे वर्ष मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करता, तो शायद वह अब अपंग होता। बड़े भाई, अन्य 2 कमीने भी बेहोश हो गए और लंगड़ आने लगे। झांग डाओ की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। सू चेंग, तुमने एक अच्छी बेटी का पालन पोषण किया। बस रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।